मॉर्निंग बेटे। हाँ जी, क्या स्टेटस है? बहुत बढ़िया। बल के बारे में पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। बल के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, थोड़ा सा और बाकी वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बल के बारे में बेसिक बता दिया था। बल की रेटिंग हमें दी जाए तो बल का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, और बल का एक्चुअल इनपुट मिल जाएगा तो बल का एक्चुअल पावर भी निकाल सकते हैं। बल का रेशियो किससे निकालते हैं? एक्चुअल वैल्यू या रेटेड वैल्यू से? रेटेड वैल्यू से, ये आपको पता है। उसके बाद मैं आपको अलग अलग केसेस बता रहा था। मैंने केस वन लिया था बल्ब सीरीज में, तो कैसे मैनेज करना है वो सब मैंने आपको बताया। केस टू आज बल्ब इन पैरेलल होंगे तो कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको बताया। सीरीज में क्या मंत्र निकला था कि बड़ा बल्ब कम चमकता है और छोटा बल्ब ज्यादा चमकता है। पैरेलल में आई थिंक बड़ा बल्ब ज्यादा और वो सब हो जाएगा। क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया था ना। पैरेलल वाला क्वेश्चन करने के बाद तीसरा केस ले रहे हैं। कभी कभी हमारे पास जो बल्ब होंगे ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, बल्कि वो मिक्स ग्रुपिंग में हो सकते हैं। तो अगर बल्ब मिक्स ग्रुपिंग में होंगे तो उनको कैसे मैनेज करना जरा वो ले रहे हैं। केस थर्ड, बल्ब इन मिक्स ग्रुपिंग। बल्ब इन मिक्स ग्रुपिंग। थोड़ा सा कर लो, ठीक ठीक, बस ठीक है। अरे क्या डिस्टरबेंस हो रहा होगा ना आप लोगों को? नहीं हो रहा था? बहुत बढ़िया, बस चले भाई। एक साथ दो सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? इधर मैं बोलूंगा उधर सर बोलेंगे। हाँ, आई थिंक एक साथ दो दो सब्जेक्ट पढ़ लेते हो क्या आप लोग पैरेलल? बोले इधर से फिजिक्स इधर से केमिस्ट्री चल रहा है, बोल मजा आ रहा है। हाँ, चलो भाई। तो बल्स इन मिक्स ग्रुपिंग की बात करते हैं बच्चों। मिक्स ग्रुपिंग के बारे में ब्राइटनेस डिसाइड करने का आपको डायरेक्ट नियम अपने पास नहीं है कि ये ज्यादा चमकेगा वो ज्यादा चमकेगा। मिक्स ग्रुपिंग का एक ही मंत्र मैं आपको देता हूँ। मिक्स ग्रुपिंग का सवाल में या तो करंट के बंटवारे कर लेना या वोल्टेज के बंटवारे कर लेना। करंट या वोल्टेज यानी कि इनपुट्स के डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। और एक ही मंत्र है, जिसको ज्यादा इनपुट मिलेगा वो ज्यादा पावर खाएगा, और ज्यादा पावर खाएगा तो वो ज्यादा चमकेगा। यानी इसके बारे में मुझे एक सिंगल मंत्र क्या देना है कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, मोर इनपुट्स मोर पावर, और मोर पावर क्या बोल दूं, मोर चमक, मोर ब्राइट। मिक्स ग्रुपिंग का जब भी कोई सवाल आएगा तो क्या करना, या तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे या फिर वोल्टेज के, ठीक है। और इनपुट्स का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, करंट वोल्टेज जो भी है। तो अपना एक ही स्टाइल रहेगा। करंट या वोल्टेज बांटने के बाद देखेंगे जिसके हिस्से में ज्यादा करंट वोल्टेज आ जाएगा वो रियल में ज्यादा पावर खा रहा होगा, और ऑब्वियसली जो ज्यादा पावर खाएगा तो उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा रहेगी। आइए इनको समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ये। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4, और ये मान लीजिए बल्ब 5। डायग्राम बना लें प्लीज। हाँ जी, बनाया सबने। और हाँ, सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि पांचों आइडेंटिकल बल्ब हैं, और अपने एग्जाम में सिर्फ ये पूछा था कि मोस्ट ब्राइट कौन सा है, लेकिन मुझे तो आपसे सारा सीक्वेंस लिखवाना है। तो जरा क्वेश्चन डाल दीजिए। ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स, ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स, सारे बल्ब बिल्कुल एक जैसे हैं, बस ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है। आ जाओ कुछ बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस से सवाल होगा, मतलब मुझे चमक का क्रम तय करना है, कौन ज्यादा और कौन कम चमक रहा है। आइए, प्योर कॉमर्स। अच्छा, एक बात मैसेज मिला कि आपको कि अगर मान लीजिए सारे आइडेंटिकल बल्ब हैं, इसका मतलब क्या होगा, सबकी रेटिंग सेम है, और रेटिंग सेम है तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम है। मतलब इनडायरेक्टली आपने मुझे कह दिया कि सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर एक का रेजिस्टेंस आर है तो क्या सबका रेजिस्टेंस आर 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 हो जाएगा? यस। आइए,
जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ब्राइटनेस तय करनी, मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, बड़ा आसानी से जाएगा। देखो बिना कैलकुलेशन में काम कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ, सोचिए, मान लीजिए यहाँ से आई करंट निकला, मुझे तो वैल्यू भी नहीं चाहिए आई का, वैल्यू भी नहीं चाहिए, मान लेते हैं आई करंट निकला। यस, बोलो बच्चे, यहाँ कितना करंट जाएगा? आई, यहाँ तक आई, उसके बाद एक रास्ता की दो रास्ता, दो रास्ता, करंट बटेगा। दिस रेजिस्टेंस 2R, दिस आर, क्या रेशियो 2:1, करंट का बटेगा 2:1 की 1:2। कुछ याद आ रहा है? मैंने शुरुआत में करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था। यस, तो बोलो बच्चे, इसमें कितना करंट जाएगा? I/3, और इसमें कितना जाएगा? 2I/3। बॉस, जो I/3 इसमें जाएगा, क्या वही I/3 इसमें जाएगा? और इस तरह से यहाँ वापस से ये मिलकर के आई हो जाएगा, और यहाँ से आई एंड ये गई। क्लियर? तो इसका मतलब क्या रहा? यहाँ से अगर आई करंट इनिशिएट होता है तो मैंने सिंपली आई करंट को पूरे सर्किट में फ्लो करवा दिया, जो बेसिक सर्किट की नॉलेज थी उसकी मदद से। और आप देख सकते हैं मेरा एक ही स्टाइल है। यस, कम ऑन। जिसको ज्यादा इनपुट, क्या वो ज्यादा चमक लेगा? कम इनपुट तो कम चमक लेगा। तो आप समझिए बेस्ट करंट किसको मिला है? क्या 1 and 5? तो मोस्ट ब्राइट इज 1 and 5, उससे कम, उससे कम 4, और क्या सबसे कम 2 and 3, एंड दैट्स इट। इतना आसानी से काम करना है। तो अगर मैं चमक का क्रम लिखता हूं, मुझे कहना पड़ेगा दिस इज 1 बराबर 5, एंड दैट इज मोर देन 4, एंड दैट इज 2 बराबर 3। और मैंने आपको सर्किट पढ़ाने की शुरुआत में बोला था, सर्किट में मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप वोल्टेज और करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। अगर आप जितना एफिशिएंट रहेंगे वोल्टेज करंट बांटने में, उतना सर्किट में आपका पकड़ अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं करंट बांटना ही अगर मुझे नहीं आएगा तो मुझे मुश्किल होने वाली है। और आप देख रहे हैं मेरे को करंट की वैल्यू में भी इंटरेस्ट नहीं था। करंट 2 था कि 5 एम्पियर था कि 10 एम्पियर था, हमें इंटरेस्ट नहीं है। जो भी करंट रहा होगा, इसको फुल मिला, इनको बट बढ़ा के थोड़ा कम कम मिला, तो जो करंट का सीक्वेंस है क्या वही ब्राइटनेस का सीक्वेंस हो जाएगा। यस, मंत्र आज भी वही है। ज्यादा इनपुट ज्यादा पावर, ज्यादा चमकोगे। कम इनपुट कम पावर, कम चमकोगे। जीरो इनपुट जीरो पावर, जीरो चमकोगे। अपने एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन है किसी का? सबको समझ में आ गया ये? इवन अभी मैंने इसको करंट से किया ना, कोई बंदा चाहे तो इसको वोल्टेज से भी कर सकता था। ऐसा नहीं सब करंट ही बांटना है। अरे तुम्हारे जब में जो बांटो यार, वोल्टेज से भी कर सकते थे। ठीक है, करके देखें वोल्टेज से। श्योर? थोड़ा फास्ट काम करेंगे मेरे साथ? चलो आ जाओ फिर, ऐसे ही खेल लेते हैं। ठीक है, कमान। मैं इसमें कर रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। ये लो, मान लीजिए सेल वी वोल्ट की है। कमान, मैं वोल्टेज के बंटवारे कर लेता हूँ। ओके, ये सेल वी वोल्ट की है। यस, कमान, वोल्टेज बंटवारा करेंगे। वी किसको मिलेगा? इसको इसको की बंटवारे होंगे। बंटवारे मिक्स ग्रुपिंग में बंटवारा करना हमें नहीं आता है। रेजिस्टेंस आर, दिस इज 2R/3 एंड दिस इज आर। तो आर 2R/3, आर का रेशियो क्या? 3:2, 3 में बंटवारा होगा। तो समझ में आ रहा है? 3:2, 3 में बंटवारा होगा। 3 4, कमान, इसको कितना मिलेगा? 3/8 वी, 2/8 वी, दिस इज 3/8 वी। मिल गया? बोलिए, इसको सबसे बढ़िया वोल्टेज 3/8 वी, इसको भी ये, और ये 2/8 वी जो गया है वो इस पूरे ग्रुप को गया। तो इसको कितना जाएगा बेटे? ये जाएगा। और इसको भी 2/8 वी जाएगा, और दोनों में आधा आधा बटेगा। सो दिस विल बी V/4। हाँ, शाबाश शाबाश। एंड दिस विल बी V/4। समझे? ज्यादा इनपुट ज्यादा चमकोगे, कम इनपुट कम चमकोगे, और कम इनपुट और कम चमकोगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो सजेशन इज कि आप फटाफट से वोल्टेज या करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, उससे आपको आसानी से डिसीजन हो जाएगा। और वोल्टेज करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, सॉरी सॉरी, वी बाय, सॉरी, हाँ, V/8 सॉरी, इसका आधा है, बराबर सही है। समझ में आ गया सब लोगों को? तो ऐसा नहीं कि आप करंट ही बांट के करें, और ऐसा भी नहीं कि आप वोल्टेज ही बांट के करें। जिसमें आपको कंफर्ट लगे आप उससे करें। कुल मिला के ज्यादा इनपुट तो ज्यादा पावर। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में है वो लेते हैं। ये बल्ब B1, ये बल्ब B2, ये स्विच है, और ये बल्ब B3। यहाँ कुछ बैटरी लगाए घूम रहे हैं। 3 बल्ब है बच्चे, B1, B2, B3। B2 B3 के बीच में स्विच लगा हुआ है। और अभी ये स्विच है ना, अभी ऑन कंडीशन में है, और हमसे कह रहे हैं कि इसको ऑफ करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ लैंग्वेज, लिख दीजिए। ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स, ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स, ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स, फुल स्टॉप, इफ स्विच इज मेड ऑफ, इफ स्विच इज मेड ऑफ, स्विच को ऑफ करते हैं, मेड ऑफ, देन डिस्कस इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स, डिस्कस
इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स। आइए मैं अपने स्टाइल से इसको समझाता हूं। बच्चों अभी स्विच ऑन कंडीशन में है। आपको क्या लगता है स्विच अभी ऑन कंडीशन तो बोलिए तीनों बल्ब सर्किट के मेंबर है ना? अभी तीनों बल्ब तो तीनों कुछ कुछ वोल्टेज करंट मिल रहा होगा, क्या तीनों ही चमक रहे होंगे? और हमें ये नहीं जानना कि कौन कम और कौन ज्यादा, वहां तीनों अपना अपना चमक रहे हैं। मुद्दा ये है सवाल का कि स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ करेंगे तो ये तो सर्किट से बाहर ही हो जाएगा। ऑब्वियसली ये तब भी सर्किट में रहेंगे। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि स्विच ऑन कंडीशन में बल्ब वन की जो भी चमक थी, स्विच ऑफ करने के बाद उसकी चमक, बल्ब वन की चमक पहले से बढ़ गई है कि कम हो गई, ये डिस्कस करना है। बल्ब टू की चमक पहले से कम हो गई कि बढ़ गई, ये डिस्कस करना है। तो बोलिए किसका किसका कंपेरिजन है, बल्ब वन और टू का या वन का वन से ही है? वन का वन से ही है और टू का टू से ही है। पहले तो सवाल समझ लें आप। क्लियर है सबको? यस। बल्ब वन अभी कुछ ना कुछ चमक ही रहा होगा। स्विच ऑफ करने के बाद बल्ब वन की चमक बढ़ेगी कि घटेगी, सेम रहेगी, ये डिस्कस करना है। इसके बाद बल्ब टू का भी ये डिस्कस करना है। क्लियर है सब लोगों को? वैसा करते हैं, बड़ा आसान काम है। मुझे पता है चमक किसे डिसाइड होगी, ज्यादा इनपुट ज्यादा पावर ज्यादा चमकोगे, कम इनपुट कम पावर कम चमकोगे। वैसा करते हैं, हिसाब शुरू करते हैं। ये देखिए स्विच ऑन मान लेते हैं, अभी स्विच ऑन कंडीशन है। ऑफ भी कर लेंगे अभी। कमान स्विच ऑन कंडीशन है, क्या वोल्टेज बांटेंगे मेरे साथ? कमान फटाफट से काम करना पड़ेगा। स्विच ऑन, बोलिए V1 और V23 कमान, इसका रेशियो कैसा होगा? रेजिस्टेंस रेशियो बैठेगा। बोलिए बेटे आर रेशियो क्या R/2? कमान इज इट 2:1? 2:1 तो बोलिए क्या मैं कह दूं V1 इज 2/3 into V एंड V23 इज V/3। सहमत है? तो बोलिए क्या मैं कह दूं V1 इज 2V/3, V2 एंड V3 बोथ आर V/3। क्लियर है? अभी तो ये सीन है, स्विच ऑन कंडीशन में ये सीन है। और उसने तो नहीं पूछा एग्जाम में, मैं पूछना चाहता हूँ क्या लगता है अभी तीनों बल्ब इक्वल चमक रहे हैं कि अलग अलग? वेरी गुड। अभी बेस्ट कौन चल रहा है? V1 बेस्ट चल रहा है। और क्या V2 V3 बराबर और क्या कम चल रहे होंगे? बराबर और कम चमक रहे हैं। हम कंफर्टेबल हैं? ठीक है। लेकिन सवाल एग्जाम में था ही नहीं। स्विच ऑन पे मैंने सबके वोल्टेज निकाल ले। अब आइए, अगर आप स्विच ऑफ करते हैं, अगर आप स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते ही बेटे बोलिए तो बाहर हो गया। अब फिर बंटवारा कराएंगे मेरे साथ। बोलिए अब क्या सीन है? V1 और V2 में बंटवारा होगा क्या 1:1? अरे इसका मतलब क्या हो गया? V1 बराबर V2 बराबर क्या V/2? और V3 तो मेरे ख्याल से जीरो हो ही चुका है, क्योंकि एक तरह से वो तो सर्किट से बाहर चला गया। लिख देता हूँ चलो, V3 तो सर्किट के बाहर चला गया। तो पुराना वोल्टेज ये रहे, नए वोल्टेज ये रहे, तो अपने को तो एक ही स्टाइल है। जिसके हिस्से का इनपुट बढ़ गया होगा, क्या उसकी चमक बढ़ गई होगी? और जिसके हिस्से का इनपुट पहले से कम हो गया होगा, क्या उसकी चमक कम होगी? दैट्स इट, आप डिसाइड कर लीजिए। बोलिए V1 का पहले वोल्टेज कितना था? 2V/3 और आजकल कितना है? V/2। क्या इसका वोल्टेज कम हो गया है? 0.67 से आप 0.5 पे आ गए यार। इसका मतलब आपका वोल्टेज कम, क्या कह दूं बल्ब वन की चमक कम हो गई है? बल्ब टू का था पहले 0.33, V/3 मतलब 0.33, और आजकल कितना मिल रहा है? 0.5। क्या बल्ब टू का वोल्टेज बढ़ गया है? तो यार पहले की तुलना में ज्यादा इनपुट आने लगे, तो ऑब्वियसली यार ज्यादा पावर क्या ज्यादा चमक लेगा। माय फाइनल आंसर इज स्विच ऑफ करने के बाद बल्ब वन की चमक बढ़ गई, सॉरी बल्ब वन की चमक कम हो गई है और बल्ब टू की चमक बढ़ गई है। ये मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आया है? और देख रहे हैं कितना आसानी से डिसीजन हो रहा है। सिंपल बंटवारा कर लीजिए और इस तरह से काम कर सकते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चन उठ रहा हो दिमाग में पूछ सकते हैं। किसी के भी पेट में दर्द हो बात करें, कोई भी बात चल रही हो, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खुरापात आती ना दिमाग में तरह तरह की। बहुत बड़ी, हाँ शाबाश बोले। हाँ, कोई बालक चाहता है करंट से करें, करंट से भी करते हैं। एक बार लिख लीजिए। अभी मैंने वोल्टेज बांट के किया, जैसे आपके मन में आ रहा है करंट से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिख लीजिए, जल्दी से लिखें। कंक्लूजन लिख लेना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से लिख लो। V1 इंक्रीज, मतलब फाइनल कंक्लूजन इस तरह से लिखना चाहिए शायद आपको। V1 डिक्रीज, सॉरी, है ना, V1 समझ जाएंगे, V1 डिक्रीज, सो चमक वन डिक्रीज। V2 इंक्रीज, सो चमक टू इंक्रीज।
इस पे शॉर्ट में लिख लो। और यार बल्ब थी तो सर्किट से बाहर ही हो चुका है, तो उसके बारे में तो बंद बात करना बेकार है। बड़े बच्चे आ गए। अच्छा, जैसे आपने करंट के बारे में पूछा है, आपको क्या लगता है करंट से आंसर अलग आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? सेम आना चाहिए। और करंट से मतलब कुछ, मैं अपन डिस्कस करने जा रहे हैं करंट से नो डाउट, लेकिन कुछ आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्या, मतलब कि ऐसा कुछ आंसर में कुछ लेकर के? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, डिस्कशन कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, डिस्कस करेंगे। अच्छा, आंसर आ गया ना। चलिए, नहीं इन्होंने जो पूछा ना करंट से, करंट को लेकर के क्या है, कई बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा वो आ जाता है कि करंट से अलग आंसर आएगा। और क्यों आता है उसका जवाब बोलता हूँ मैं। बच्चों को क्या लगता है कि पहले जो है, आप देख रहे हैं, चलो सॉल्व करके बताता हूँ, हटो। करंट से भी कर ही लेते हैं, आओ। अभी स्विच ऑन है, स्विच ऑन, स्विच ऑन है तो बेटे कितनी करंट होगी? सर्किट, सर्किट करंट, सर्किट करंट कितनी होगी? कमान, सर्किट करंट R/2। और आर क्या, 3R/2? 3R/2 और 3R/2 यानी कि अगर ये V वोल्ट है तो 3R/2 क्या 2V/3R? ये सर्किट करंट होगी। तो मुझे लगता है I1 तो यही हो जाएगा, ये होगा बेटे। और मुझे लगता है I2 और I3 बराबर क्या V/3R हो रहा होगा। ये अभी के स्टेटस है। चलो स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तो अब आ जाओ कमान। ये तो बाहर हो गया, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या 2R, 2R। तो बताओ नई करंट कितनी होगी बेटे? V/2R ये होगी। अब चलो, और जो नई करंट है बॉस, क्या यही I1 डैश और क्या यही I2 डैश है? पता लगा, क्योंकि I3 तो पिक्चर से बाहर हो चुका है ना, तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब आप देख लीजिए, I1 पहले कितना था, 2V/3R, और I1 आजकल कितना है, V/2R। क्या करंट कम हो गई है? पहले बल्ब की करंट कम हो गई तो उसकी चमक कम हो जानी चाहिए। दूसरे बल्ब पे आइए, दूसरे बल्ब को पहले क्या मिल रहा था, 0.33 करंट, और आजकल कितना मिल रहा है, 0.5। क्या बल्ब 2 की करंट बढ़ गई है? तो चमक बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, मैं फिर फाइनल कर दूं आप लोगों को, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जाम में आप करंट से कंफर्टेबल हो करंट से कर ले, वोल्टेज से तो वोल्टेज से कर ले, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बस हिसाब अच्छे से लगा लेना और आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल? बढ़े जवानों, आगे बढ़े। बल्ब खत्म। अब हम बात करने जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हटा दो ये वाला हटा दूं क्या? चलो लिख लो ये जो चैप्टर है इसमें ऑलमोस्ट काफी सारी बातें हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट बचा है वो बचा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। और कुछ एक दो छोटे कॉन्सेप्ट है लाइक कलर कोडिंग ऑफ, वो भी बता दूंगा मैं लास्ट में। सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लफड़ा की जरा उसकी बातें करते हैं। पिछले 5-7 दिन से हम क्या बातें कर रहे हैं, सर्किट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। सर्किट्स में हम क्या बातें करते हैं आपसे, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये करते रहते हैं ना। करंट कैलकुलेट करते हैं आप लोग, वोल्टेज बताते हैं, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ये सब चल रहा है आजकल। ठीक है, कैलकुलेशन हमें सॉरी, हम लोगों को सर्किट कैलकुलेशन आ गया है, हमें सर्किट में ये चीजें कैलकुलेट करना आ गया, ये हुआ कैलकुलेशन पार्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर मेजरमेंट पार्ट। मान लीजिए आपने मुझे करंट कैलकुलेट करके बोला भाई करंट ये आ रहा है, अब मैं आपकी बात कैसे मान लूं? तो मुझे उस करंट को मेजर करके देखना है। तो यार ये जितने भी पैरामीटर आपने कैलकुलेट करना सीखा है, अब मुझे इनको मेजर करके देखना है, इनको नापना है, मेजर करना है। तो कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए मेरे पास। तो ध्यान दीजिए, करंट को मेजर करने के लिए दो डिवाइस है हमारे पास, एक रहेगा गैलोमीटर और एक रहेगा अमीटर। वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी दो डिवाइस है मेरे पास, एक रहेगा वोल्टमीटर और एक रहेगा पोटेंशियोमीटर, नाम सुना होगा। और बच्चे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर ब्रिज। तो कुल मिला के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सिलेबस में है। अब हम बारी बारी से उन 5 इंस्ट्रूमेंट्स को निपटाने जा रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर साल इन 5 इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी न किसी का एक का क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। पुराने पेपर उठा के देख लो आप लोग, कभी पोटेंशियोमीटर का आ जाएगा, इस बार शायद अभी मीटर ब्रिज का था, अभी 2020 में जो एग्जाम हो ना मीटर ब्रिज का था, वो भी पढ़ लेंगे। कभी वोल्ट मीटर, मतलब किसी न किसी का आ जाता है। इवन 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं और बहुत ही आसान है। सबसे मजे की बात, 5 इंस्ट्रूमेंट एकदम बच्चों की तरह एकदम आसान है। शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर। पूरे फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल, अच्छा थोड़ा सा लिख दो, यूज टू मेजर पीडी। क्या काम आता है ये? यूज्ड टू मेजर
पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दो शॉर्ट में, यूज टू मेजर पीडी। मैंने आपको बोला कि यार ये मशीन किस काम में आती है, बोले यार वो वोल्टेज मेजर करने में या पीडी मेजर करने में काम आती है। ठीक है, आपने मेरी बात मान ली, लेकिन हमने सुना है वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी तो होता है ना। यस, तो यार वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी है और पोटेंशियोमीटर भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठ जाता है दिमाग में, यार दो दो इंस्ट्रूमेंट की क्या जरूरत है आपको, जब आपके पास वोल्ट मीटर है तो उससे काम करा लो ना, इसकी जरूरत क्या है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वोल्ट मीटर में एक बीमारी है, पहले वो बीमारी मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको फील आएगा कि इसका यूज क्या है। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो बीमारी को समझाने के लिए मैं कुछ सिंपल डेटा ले रहा हूँ, ऐसे डेटा ले रहा हूँ जिनको हम वर्बली हिसाब लगा सकते हैं। मान लीजिए बच्चे, ये 10 वोल्ट की सेल है और मान लीजिए 3 ओम है और ये मान लीजिए 7 ओम है। बोलिए कि हम सब जान रहे हैं अपनी नॉलेज से यहाँ 1 एम्पीयर करंट चलता होगा। बेसिक डेटा इतने आसान लिए ताकि हिसाब आसान हो जाए। कमान, ओबीएस सर्किट में कितना करंट चल रहा है 1 एम्पीयर, यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट, और यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है 7। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना है 7 वोल्ट है। बिल्कुल सही है, हमारा कैलकुलेशन कह रहा है 7 वोल्ट यहाँ का पीडी है। अब अगर मैं इसको मेजर करके देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि यहाँ 7 वोल्ट, तो मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया। और बच्चे मैं पता है क्या उम्मीद कर रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर मुझे 7 पढ़ के बताएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये वोल्ट मीटर कभी भी 7 नहीं पढ़ने वाला है, कारण समझिए उसका। देखो, मैं कल के लेक्चर में जब आपको वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेशियो इनफाइनाइट होता है, आइडियल। और अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो आइडियल तो नहीं हो पाएंगे। अब जरा सुनिए, पैरेलल पाथ में करंट का बंटवारा कैसे होता था, 1/r। अब ध्यान दीजिए, 1 एम्पीयर करंट यहाँ तक तो आ जाएगा, उसके बाद करंट को आगे बढ़ने का एक रास्ता कि दो रास्ता, दो रास्ता है, दो रास्ता है। बॉस, अगर आपका वोल्टमीटर वाकई में आइडियल होता, अगर होता, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता, इनफाइनाइट। उसमें करंट जाता कि नहीं जाता, उसमें बिल्कुल करंट नहीं जाता। तो बोलिएगा पूरा 1 एम्पीयर करंट यहाँ जाता, पूरा 1 एम्पीयर करंट अगर यहाँ जाता तो 7 इंटू 1 का फर्स्ट क्लास 7 वोल्ट का ड्रॉप होता। और फर्स्ट क्लास 7 वोल्ट का ड्रॉप होता तो आपको कितना पढ़ने को मिलता, पूरा 7 वोल्ट, एकदम बढ़िया काम होता। लेकिन कब, जब ये आइडियल वोल्टमीटर होता। बॉस, ये तो आइडियल तो नहीं है, और अगर ये आइडियल नहीं है तो करंट विल बी जीरो या समथिंग नॉन जीरो, समथिंग नॉन जीरो, समथिंग नॉन जीरो। चलो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि चलो एक में से 0.1 करंट यहाँ चला गया, अपने मन से मान लिया। तो बोलो तुम्हारे यहाँ कितना जा रहा है यार, 0.9। अरे कुछ तो करंट ले लिया उसने, 0.1 नहीं लिया होगा, 0.05 लिया होगा, कुछ तो ले लिया। चलो 0.1 ले लिया समझाने के लिए, तो तुम्हारे यहाँ कितना गया 0.9, 0.9 इंटू 7, क्या ड्रॉप कितना हो गया 6.3, ड्रॉप ही 6.3। क्या इसने सर्किट का डेटा ही चेंज कर दिया, तो अब रीडिंग कितना आने वाला है 6.3 रीडिंग आने वाला है। अरे तो क्या हो गया, वोल्ट मीटर को मैं उम्मीद कर रहा था कि 7 वोल्ट पढ़ के बताएगा, और ये कितना पढ़ रहा है 6.3 पढ़ रहा है। बोलो सही पढ़ रहा है, खराब पढ़ रहा है, खराब पढ़ रहा है। यानी आज हमें पता लग गया वोल्ट मीटर का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता है। और हमसे तो बाकायदा पूछा जाता है कि एक्यूरेट क्यों नहीं होता है, उसका टेक्निकल रीजन पता होना चाहिए। तो मैं बोल दूं कि जिस सर्किट में मैंने इसको मेजरमेंट के लिए लगाया है उसमें से करंट चोरी करता है, क्या मैं बोल दूं ये चोर है, बोल दो मैं चोर है। यस, जिस सर्किट में हम इसको काम करने के लिए बिठाते हैं, भाई तू मेजरमेंट कर ले इधर, ये क्या करता है, ईमानदार से काम कर रहा है कि चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। इसको करंट चोरी करने का आदत है। जरा सोच के देखो यार, अगर ये चोरी नहीं करता, शब्दों पे ध्यान रखें अभी सवाल पूछने वालों में, अगर ये चोरी नहीं करता तो क्या पूरा 1 यहाँ जाता, क्या फर्स्ट क्लास 7 वोल्ट पढ़ने को मिलता। तो मुझे लगता है वोल्ट मीटर का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्या बोलते हैं चोर है। यस, जिस सर्किट में मैं इसको बोलता हूँ कि तू यहाँ काम करके बता, ये क्या करता है, थोड़ा सा उस करंट का पार्ट, उस सर्किट का करंट को थोड़ा सा चोरी करने लगता है। टेक्निकल बोलेंगे तो बोल सकते हैं इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सर्किट अंडर मेजरमेंट, इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सर्किट अंडर मेजरमेंट। तो क्या तुम्हारे सर्किट डेटा ही चेंज कर दी इसने, और डेटा ही चेंज कर दी तो फिर सही पड़ेगा, खराब पड़ेगा, खराब पड़ेगा। ये तो हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। अब बच्चे तो प्रॉब्लम हो गया, अगर आपको थोड़ा बहुत खराब पढ़ना चलता है तो ठीक है वोल्टमीटर यूज कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपने कहा नहीं नहीं यार भाई कुछ ऐसा करो कि एकदम बढ़िया एक्यूरेट रीडिंग पढ़ने को मिल जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ करो। जरा सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ वोल्टमीटर की जगह कोई दूसरा या तीसरा या कोई चौथा इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा, अगर वो लोग भी इस तरह से करंट चोरी करते रहे तो बोलिए वो लोग भी सही पढ़ेंगे, खराब पढ़ें, खराब। तो शायद आप समझ गए होंगे, सही 7 वोल्ट पढ़ने का तो एक ही आइडिया है, क्या आइडिया है, कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाएं जो कि करंट चोरी करे या कतई चोरी नहीं करे, कतई चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि जो जो लोग चोरी करेंगे क्या वो डेटा चेंज कर देंगे, और डेटा चेंज करने तो सही पढ़ेंगे, खराब पढ़ेंगे, खराब पढ़ेंगे। तो अगर मैंने एक्यूरेट पढ़ा तो उसका एक ही तरीका हो सकता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा डिवाइस यूज किया जाए जो मेरे सर्किट में से करंट चोरी बिल्कुल भी नहीं करता हो, एंड दैट ईमानदार डिवाइस इज पोटेंशियोमीटर। तो बोलिए वोल्टमीटर सही पढ़ता है, खराब पढ़ता है, क्या प्रॉब्लम है, करंट चोरी करता है, सर्किट अंडर में से करंट चोरी करता है।
और अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट कराना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर। बोलिए क्या वोल्टमीटर के ऊपर पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज समझ में आया आप लोगों को? यस, ये सब हमें आना चाहिए, ठीक है। तो लिख दीजिए इसमें एक लाइन। अरे लिखना चाहिए, लड़की हंस रही है। लिखें कि इट डज नॉट ड्रॉ it does not draw current from circuit under measurement. circuit under measurement, तो तो अच्छा पड़ता है, लिख दो रीडिंग इज करेक्ट। अच्छा पड़ता है, नहीं पढ़ोगे? अच्छा पड़ता है, रीडिंग इज करेक्ट, या कुछ भी लिख दो, मेजरमेंट इज एक्यूरेट, अंग्रेजी में लिख दो, अच्छा पड़ता है। क्लियर है? अब देखो मैंने अभी लिखवा तो दिया ना आप लोगों को कि यार पोटेंशियोमीटर करंट चोरी नहीं करता है, क्या समझ में आ रहा है? यस, वोल्टमीटर चोर है और पोटेंशियोमीटर चोर है कि ईमानदार है? ईमानदार, और ईमानदार तो अच्छा पड़ेगा। अब मैं बोला कि करंट चोरी नहीं करे तो मेरे कहने थोड़ी चलेगा। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा तो उसमें बाकायदा मैं दिखाऊंगा, देखो देखो ये चोरी नहीं कर रहा है, मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा, देखो ये चोरी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये भी चोरी करता होता तो क्या ये भी खराब ही पड़ता? तो इसका जो एडवांटेजेस पॉइंट, इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही तो है ना, ये बहुत ही ईमानदार डिवाइस है, चोरी वोरी नहीं करता है, और ईमानदार डिवाइस है तो फिर अच्छा काम करेगा, दैट इज। चलिए, अब बच्चे जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 12th में किया होगा, लैब में, फिजिक्स में, 12th में, हाँ अजीब से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब छोड़ो। मैं इसका वर्किंग डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए सुने। फोटो बना लें, ये सब झांकी बनाए, जल्दी से काम शुरू करें। बोले बच्चे, आइए। जो आपने लैब में पोटेंशियोमीटर देखा होगा, जो डिवाइस वो अलग दिखता है, ये उसका एक्चुअल डायग्राम नहीं है, इसका वर्किंग डायग्राम है। वर्किंग डायग्राम मतलब उसकी वर्किंग समझाने वाला डायग्राम है। आइए इसको समझते हैं, वो बड़ा आसान है क्योंकि हम लोगों ने सर्किट पढ़ लिया है ना, तो हमारे लिए इसको समझना और फील करना बहुत ईजी होने वाला है। वन, ये देखिए पोटेंशियोमीटर का वर्किंग डायग्राम। बच्चे इसमें दो पार्ट होते हैं, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट एंड दिस लोअर सेक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। स्टैंडर्ड नाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में ऐसा वैसा, यानी यहाँ की बात हो रही है। पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में ऐसा है वैसा है, तो यहाँ की बात हो रही, स्टैंडर्ड है। दिस लोअर फ्लोर इज सेकेंडरी सर्किट, दिस अपर फ्लोर इज प्राइमरी सर्किट, ये इनके टेक्निकल नाम है। आइए मैं आपको बारी बारी से अलग अलग तीन चार कहानियां सुनाऊंगा। सबसे पहली कहानी शुरू करने जा रहे हैं प्राइमरी सर्किट के बारे में। एक कहानी प्राइमरी सर्किट। ठीक है, प्राइमरी सर्किट। अब अगर हम लोग प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं तो एक बार के लिए आप ऐसा करो ना, इसको भूल ही जाओ, नीचे पार्ट है ही नहीं, भूल जाओ इसको, सिर्फ इस पे फोकस करें आप लोग। ये रहा प्राइमरी सर्किट। तो आओ मेंबर की बात करते हैं बच्चे। मेरे प्राइमरी में कौन कौन मेंबर है? एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस मोलार हो सकता है। एक रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट है, आरएच हो गया। और बच्चे एक वायर है, लंबा तार है, जिसका नाम दिया है वायर ए बी। और वायर ए बी का कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहेगा और उसका कोई ना कोई लेंथ भी रहेगा। तो मैं पूरे हिसाब में वायर ए बी के रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से शो करूंगा और उसकी लेंथ को मैं कैपिटल एल से शो करूंगा पूरे हिसाब किताब में। तो अगर मैं प्राइमरी में मेंबर्स के हिसाब से बात करूं तो आई थिंक तीन मेंबर हैं। एक तो हो गया सेल, एक हो जाएगा आपका रियोस्टेट, और एक हो जाएगा लंबा वायर जो कि आपको दिख रहा होगा। एंड मेक श्योर, अभी आप पाएंगे कि अपना पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है ना,
इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी हो सकता है। कल के लेक्चर में मैं आपको मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, उसका लेंथ फिक्स 1 मीटर होता है। सुन रहे हैं मेरी बात? कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। अगर मैं मीटर ब्रिज पढ़ा रहा हूं तो कहना ही नहीं है, उसका वायर फिक्स 1 मीटर का ही होता है, ना कम ना ज्यादा। जबकि इसका वायर 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है, वो आपको दे दिया जाएगा सवाल के अंदर। तो मेंबर्स में तो 3 मेंबर हो गए, रियोस्टेट और बैटरी और वायर। ये तो क्या मेंबर्स के हिसाब से। अब जरा थोड़ा सर्किट के हिसाब से ऑब्जर्व करें। यस, सर्किट के हिसाब से बात करें। आई थिंक प्राइमरी सर्किट अपने आप में क्लोज लूप है। यस। क्या उसमें एक सेल लगा हुआ है? यस। और क्या उसमें 2-3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? यस। तो बोलिए प्राइमरी सर्किट में क्या करंट चल जाएगा? यस, प्राइमरी में करंट चल जाएगा। क्या मैं जान लूं अपनी बेसिक नॉलेज से कितना करंट चलेगा? ई आर आर एच प्लस आर। क्या करना है यार? प्राइमरी एक क्लोज लूप है, आप बोल ही रहे हो करंट चलेगा, तो लूप का ईएमएफ अपॉन लूप का सारा रेजिस्टेंस खींच लाया। क्या करंट चल रहा है आपके यहाँ? यस। हाँ बच्चे, प्राइमरी में करंट चल रहा है। और ये क्या करंट, क्या वायर एबी में से गुजर रहा है? यस। ये करंट वायर एबी में से गुजर रहा है, तो वायर एबी पे रेजिस्टेंस है आर, और उसमें से आई करंट गुजर रहा है, तो बोलिए कि वायर एबी के ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? यस, बिल्कुल होगा। क्या मैं अपनी बेसिक नॉलेज से जान लूं वायर एबी का वोल्टेज कितना होगा? इट इज सिंपली आई इंटू आर। क्या मैं इसको और अच्छा लिख दूं, या लिखने की जरूरत नहीं है? अगर चाहिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ आर अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर इंटू ई। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? कुल मिला के आई इंटू आर, आई करंट गुजर रही है आर रेजिस्टेंस में, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा? आई इंटू आर। उसको मैंने आगे बढ़ा के ऐसा लिख दिया। वैसे वैसे एक बात है यार, अगर मुझे वायर का वोल्टेज डायरेक्ट लिखना होता तब भी मैं ऐसा लिख सकता था, बिना करंट निकाले। कुछ याद आ रहा है आपको? यस। ई वोल्टेज किसको मिलेगा? आर को, आर एच को, या आर को, या बंटवारा होगा? बंटवारा होगा, तो आर किससे में कितना आएगा? आर आउट ऑफ आर प्लस आर एच प्लस आर। कुछ समझ रहे हैं? अगर मेरी बात सुनेंगे तो 5 सेकंड बचा सकते हैं। करंट निकाल के आप वोल्टेज ला सकते हैं, ये तो हर आदमी कर ही लेता है। मुझे वायर के वोल्टेज की जरूरत है, तो करंट निकाल के वोल्टेज तो ला ही सकते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट वोल्टेज लिख सकते हैं? कम ऑन, दैट विल बी आर आउट ऑफ आर प्लस आर एच इंटू कैपिटल ई। क्या वही बात आ रही है ना? थोड़ा सा टाइम बचाने के तरीके। हाँ हाँ, वायर के ऊपर वोल्टेज आ गया भाई। वायर के ऊपर मुझे वोल्टेज पता लग गया कि मेरे वायर के ऊपर इतना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वायर का वोल्टेज आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक टर्म रहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पूरे टॉपिक में इसको स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एक्स नहीं है, स्मॉल एक्स। इसको क्या डिफाइन किया गया है? इट इज सिंपली पीडी पर यूनिट लेंथ। पीडी पर यूनिट लेंथ, इसको ये डिफाइन किया गया है। और अगर ये पीडी पर यूनिट लेंथ बताइए, यस, जरा सोचिए, एल लेंथ ऑफ वायर पर कितना वोल्टेज आ रहा है बेटे? वी ए बी। एल लेंथ ऑफ वायर पे, तो यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे आएगा वी ए बी अपॉन एल। और जो यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे वोल्टेज आएगा, क्या उसी को हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन किया है? यस। तो देखो ना, अपना एक्स तैयार है, एक्स इज वी ए बी अपॉन एल। जी हाँ। तो इस तरह से मैं, अगर कभी मुझे प्राइमरी सर्किट की डिटेल मेरे हाथ में आ जाएंगे, कितना सेल है, कितनी लेंथ है वगैरह, अगर मुझे दे दिया जाएगा, तो बोली क्या मैं एक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं कि फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। करना कुछ भी नहीं है, और इनको एज अ फॉर्मूला भी मत याद करें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जब भी मैं बोलूंगा फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मुझे वायर के वोल्टेज में वायर की लेंथ का डिवाइड करना है। और वायर का वोल्टेज अपने लेवल पे ले आओ, कैसे भी ले आओ, करंट बना के वायर का वोल्टेज ले आना, या सीधा ही वायर का वोल्टेज लेना। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में वायर का वोल्टेज पकड़ना है। एक बार वायर का वोल्टेज मेरे हाथ में आ गया, उसमें वायर की लेंथ का डिवाइड करूंगा और क्या एक्स तैयार हो जाएगा? यस। तो प्राइमरी सर्किट का रोल भी यही है, काम भी यही है, कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की तैयारी कराता है। अब कोई आदमी पूछ सकता है कि आप ये एक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी आप देखेंगे, जब भी इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस को मैं किसी भी काम में यूज करूंगा, तो मुझे बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्स की जरूरत पड़ेगी। बिना एक्स के काम ही नहीं होगा। हर काम में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्स की। और बॉस एक बार बताओ, अगर मुझे बार बार एक्स की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैं बार बार एक्स नहीं बनाता हूं, बल्कि प्राइमरी के मेंबर्स की मदद से एक बार हम एक्स को बना के रेडीमेड करके साइड में रख लेते हैं। मेरे शब्द सुनने की कोशिश करें। प्राइमरी के सर्किट के मेंबर की मदद से एक बार एक्स बना करके साइड में रेडीमेड रख लेते हैं। अब जिसे हम पता लग गया इस मशीन का एक्स इतना है, अब जब जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट कहीं भी किसी भी काम में लूंगा ना, और जैसे मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक्स बनाने नहीं बैठूंगा। जो रेडीमेड एक्स मैंने पता करके रख लिया था, क्या मैं उसको यूज कर लूंगा? यस। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी सर्किट, तो उसका सीधा आंसर यही है कि प्राइमरी सर्किट मुझे किसकी तैयारी कराता है? एक्स की तैयारी कराता है। बोले एक्स क्यों चाहिए तेरे को? हर काम में एक्स चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स की तैयारी करते हैं। इसको आप यूं लीजिए, कोई भी काम में मुझे एक्स जरूर चाहिए होगा। इसको आप यूं लीजिए, जैसे रूट टू की वैल्यू बताइए। वेरी गुड, बोला ना आपने। अच्छा, अभी आपने सोल्व करके देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि बचपन से मास्टर लोग तुम्हें क्या पढ़ा के आ रहे हैं?
रूट टू बार बार चाहिए। हम लोग क्लास में क्या चिल्लाते रहते हैं ना, रूट टू बार बार चाहिए, तो रूट टू चाहिए तो आप बना के देखते हो क्या? नहीं ना। कहने के आपने दिमाग में फीड कर लिया कि रूट टू की वैल्यू है। कभी सोल्व किया होगा आपने बचपन में, लेकिन आप अभी सोल्व नहीं करते हैं। आपको बताया गया कि रूट टू देख भाई भाई बार 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 चाहिए होगा तेरे को, तो आपने रूट टू याद कर लिया है, और जब भी मुझे रूट टू चाहिए तो आप फटाफट से आंसर दिए। बिल्कुल ऐसा फील करिए, मुझे जब भी ये मशीन यूज करना है ना, मुझे एक्स बार बार चाहिए होगा यार, तो बोलिए एक्स के बार बार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? नहीं बनाना। एक बार एक्स बना करके रेडीमेड करके साइड में रख लेते हैं, ताकि जब भी चाहिए यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए सब। ये सिर्फ प्राइमरी कहानी हुई है। बराबर आ रहा है? ब्लर व्लर तो नहीं? बोले बच्चे, इधर प्राइमरी सर्किट के रोल के बारे में, और इस तरह से हम लोग एक्स बनाएंगे। अब मैं इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ आपको, जो कि अपने एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कराने के लिए मैं हल्का सा थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। बोलूं मैं? आ जाइए। ये आपका सर्किट था, मैंने प्राइमरी की कहानी सुनाई। आप हमेशा के लिए जब भी आपको एक चाहिए होगा तो एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि मेरे को हर हाल में किसका इंतजाम करना है, वायर के वोल्टेज का इंतजाम करना है, और उसको अपने लेवल पे करिए। एक बात आप देख रहे हैं, मैंने इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए। कौन कौन से? आर एच, स्मॉल आर और कैपिटल आर। आप ये उम्मीद मत करना कि आपके हर सवाल में 3 रेजिस्टेंस होंगे। कोई सवाल में आपके यहाँ तीनों रेजिस्टेंस होंगे तो तीनों ले लेना। हो सकता है कोई सवाल में आपके 2 ही रेजिस्टेंस हो, मतलब हो सकता है इंटरनल की बात ही ना करे वो। अगर उसने इंटरनल की बात नहीं की है तो परेशान नहीं होना है। क्या जीरो? हो सकता है उसने आरएच की बात ही नहीं की हो, नहीं की हो तो परेशान मत होना यार, आरएच तो दिया नहीं, क्या करे? जीरो। जो नहीं दिया वो सब कौन है? जीरो है। मुझे लगता है 3 रजिस्टर होंगे तो तीनों यूज कर लूंगा, 2 होंगे तो 2 यूज करूंगा। तो पता है कोई कोई सवाल तो ऐसा रहेगा जिसमें ना तो स्मॉल आर होगा ना आरएच होगा, तो बोलिए उसमें एकमात्र कौन सा रेजिस्टेंस होगा? क्या वायर का रेजिस्टेंस होगा? और अगर एकमात्र वायर का रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज बांटने की जरूरत ही नहीं है। क्या पूरा बैटरी का वोल्टेज इसी के खाते में दे देंगे? इस तरह से, क्योंकि मेरे को दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, मेरे को कैसे भी कर करा के क्या लाना है, वायर के हिस्से का वोल्टेज लाना है। बॉस अगर वायर इकलौता मेंबर इस पूरे लूप में, तो बैटरी का वोल्टेज बटेगा या पूरा वायर के पास आ जाएगा? वायर के पास आ जाएगा। इस तरह से मैं काम कर लूंगा। जितने भी रेजिस्टेंस है, 1 या 2 या 3, मुझे अपना काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है इस सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में, स्मॉल आर का होना वो जरूरी नहीं है, आरएच का होना भी जरूरी नहीं है। आई थिंक इसमें सिर्फ 2 ही चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो बैटरी और एक वायर। क्योंकि बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा है, और वायर के वोल्टेज में क्या हम लोगों का इंटरेस्ट है? आरएच पे कितना वोल्टेज गया मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, स्मॉल आर के हिस्से में कितना वोल्टेज गया मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम करने के लिए मुझे केवल किसके वोल्टेज में इंटरेस्ट है? वायर के हिस्से में कितना वोल्टेज आया। तो बेटे आर और आर एच ना हो तो परेशान नहीं होना है, जो नहीं है वो कौन है? जीरो है। ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अपने एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। अपने एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, वो लेते हैं। लिखे इन प्राइमरी, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे। इन प्राइमरी सेल 2 वोल्ट, वायर 10 मीटर एंड 40 ओम, रियोस्टेट 760 ओम। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। मैं लैंग्वेज भी बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सब बनता है क्या, है ना? शॉर्ट में बोलूं मैं? ओके, पूरी लैंग्वेज भी सुन लें ताकि फील आए कि ये सब है क्या। इन प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, 2 volt cell is connected with a wire of 10 meter length and 40 ohm resistance, and it is connected with an extra resistance 760 ohm. Find potential gradient. बोलिए ये सीन बनना है? यस। ओके, समझ रहे हैं? इस सवाल में प्राइमरी में कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको? 3 या 2? यस। उसने सेल का स्मॉलर नहीं दिया, क्या करें? नहीं दिया तो क्या करें? जीरो। चलो, और अपना टारगेट पता है ना, अपने को किसी में इंटरेस्ट नहीं, वायर के वोल्टेज में इंटरेस्ट है। आओ बोलो बच्चे, करंट कितना चलता होगा तुम्हारे यहाँ? 2 अपॉन क्या 40 प्लस 760, इज इट 1/400? ये आपके यहाँ करंट चल रहा है। ये करंट आपके यहाँ चल रहा है, क्या मैं वायर का वोल्टेज निकाल लूं? वायर का वोल्टेज क्या लिखूं? वायर का वोल्टेज वी ए बी, दैट इज आई इंटू आर ना। आई कितना आ चुका है? 1/400 इंटू आर। आर कितना लिखूं? आर कितना लिखें? 40। अच्छा, कम वाला लेते होंगे आप तो। हाँ,
मुझे कम से और ज्यादा से मतलब नहीं है, मुझे नहीं देखना है कि भाई कौन कम है कौन, अरे किसका वोल्टेज निकाल रहे हो, वायर का, तो भाई साहब वायर का ही तो रेजिस्टेंस यूज करोगे ना, चाहे वो दूसरे लोगों से कम हो चाहे वो दूसरे लोगों से ज्यादा हो, वायर का वोल्टेज तो वायर का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, तो ले लिया है, दैट इज 0.1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने प्राइमरी में 2 वोल्ट का सेल लगा रखा है, मेरे वायर के हिस्से में कितना वोल्टेज आया है, 0.1 वोल्ट, ये आ गया। वैसे आप चाहते तो शायद वायर का वोल्टेज डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्या करते बच्चे, 40 आउट ऑफ 40 + 60 क्या डायरेक्ट कर सकते थे, थोड़ा टाइम बचाने का आइडिया है, कभी करना चाहते उससे भी कर सकते। कौन, वायर का वोल्टेज आ गया, अगर मैं पूछता वायर का वोल्टेज बता दूं यहाँ खत्म हो जाता मामला, मैंने क्या पूछा है, एक्स, एक्स कमॉन, वायर के वोल्टेज में वायर की लेंथ, वायर का वोल्टेज है 0.1, लेंथ वाज 10, 0.01 वोल्ट पर मीटर, क्या मैं कह दूं 10 मिली वोल्ट पर मीटर, डू नो मिली, जब भी मिली जहां भी मिली मेक श्योर 10⁻³ यस, जब भी मिली जहां भी मिली 10⁻³ तो दोनों यहां से सही है, 0.01 वोल्ट पर मीटर बोल दीजिए या सीधे सीधे 10 मिली वोल्ट पर मीटर बोल दीजिए, क्लियर, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी अपने एग्जाम में है। इसमें क्या किया इसने, प्राइमरी की सब डिटेल देके मुझसे एक्स बनवा लिया, उल्टा सवाल भी होता है, उसमें क्या करेगा, प्राइमरी की सारी कहानी में से कोई एक पैरामीटर छुपा लेगा, कुछ भी एक, और एक्स बना के मेरे को खुद ही दे देगा कि एक्स इतना है, और मुझे बोलेगा वो अननोन पैरामीटर पता कर, समझ में आ रहा है इशारा, अभी सब देकर के एक्स पूछा, कभी क्या करेगा, सब में से एक चीज छुपाएगा, कोई भी एक चीज, और साथ में एक्स खुद बना के दे देगा एक्स इतना है, तो फिर हमसे पूछेगा वो अननोन चीज लाओ, इस तरह का सवाल बनता है, आओ देखते हैं, लिख लें, 2015 का क्वेश्चन लिखे, प्राइमरी सर्किट, बैटरी 2 वोल्ट की बेटे, बैटरी है 2 वोल्ट की, एंड वायर के बारे में लिखा है 4 मीटर एंड 8 ओम, एक्स वाज 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, मेरे को बोला कि आर एच चाहिए, मैं लैंग्वेज बोलता हूं, इन प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद अ वायर ऑफ 4 मीटर एंड 8 ओम रेजिस्टेंस, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज दिस वन, फाइंड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को क्या मैं आरएच बोल दूं, यस ये चाहिए। अब ऐसा करते हैं यार, आरएच को आरएच पकड़ के चलते हैं, यार ऐसा करते हैं अपन अपने लेवल पर एक्स बना लें, और अपने से जो एक्स आएगा उसको क्या इसके एक्स के बराबर कर देंगे, चलो अपने लेवल पे एक्स बनाने शुरू कर रहे हैं, मुझे बताइए मेरे वायर के समय कितना वोल्टेज आने वाला है, यस मेरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 8, और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना है आरएच, कमान, मेरे वायर का वोल्टेज कितना हो रहा है 8/8 प्लस आरएच इंटू 2, 8/8 प्लस आर एच इंटू 2, क्या ये मेरे वायर का वोल्टेज आ गया, क्या मैं अपना एक्स तैयार कर लूं, यस आओ बच्चे, मेरा एक्स कितना हो जाएगा 16, 8 प्लस आर एच डिवाइडेड बाय क्या 1/4, वायर का वोल्टेज में वायर की लेंथ का डिवाइड किया, क्या ये मेरा एक्स तैयार हो गया है, ये अपना एक्स तैयार हो गया, ये तो मेरे हिसाब से आया है, अब जो मेरे से आया है क्या इसके जो इसने जो एक्स दिया उसके बराबर कर दें, मगर यहाँ भी थोड़ी चालाकी नजर आ गई होगी, क्या गड़बड़ होने वाली, कमा हम लोग किस में खेल के आते हैं, वोल्ट पर मीटर में, कुछ देख रहे हैं एक्स क्या लिखा है 1 वोल्ट पर मीटर नहीं है, मिली यू नो, जब भी मिली जहां भी मिली, यस 1 मिली, तो ये मिल गई, एंड दिस इज 10⁻², कम ऑन गेट द आंसर, आर एच लाइए, 32 आ रहा है, आर एच की वैल्यू आ रही 32 ओम, ये अभी 2015 का ही क्वेश्चन है अपने एग्जाम में, तो आई थिंक दोनों ही क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा अपोजिट प्रोफाइल के थे, पिछले वाले में सब कुछ देकर के एक हिसाब से पूछा, और यहाँ पर एक चीज गायब कर दिया और एक्स दे दिया, कोई बात नहीं, अपने लेवल पे एक्स बनाइए, और इसने जो एक्स आपको प्रोवाइड किया उस एक्स के उसको बराबर करिए, और इसका मैनेजमेंट करके आंसर लाइए, और हाँ ये बहुत अलर्ट रहे आप लोग ना, वो जो एक्स वगैरह देगा या कभी पूछेगा ना, तो उसमें बहुत तरह तरह के यूनिट्स होते हैं, कभी वोल्ट पर मीटर में बातें करता है, कभी वोल्ट पर सेंटीमीटर में बातें करता है, कभी मिली वोल्ट पर मीटर में बात, कुछ भी बात करेगा, तो बहुत सोच समझ के काम करें, हम लोग एमकेएस में डील करते हैं ना, तो एमकेएस में यानी मेरे को तो किस में काम करना है, वोल्ट पर मीटर में, आप जो भी दोगे मैं उसको एडजस्ट करूंगा, हो जाएगा, चलिए, ये था प्राइमरी सर्किट की कहानी, बढ़े आगे, एक कहानी खत्म, दूसरी कहानी शुरू करते हैं, सेकेंडरी सर्किट,
सेकेंडरी सर्किट। यूं मानिए प्राइमरी सर्किट की मदद से मेरी जेब में एक्स आ चुका है, एक्स मेरे पास रखा हुआ है, रेडीमेड हो गया, ठीक है, रखा मेरे पास। अब आइए सेकेंडरी सर्किट, अब इसको भूल जाए हम लोग, इसकी मदद से हमने क्या तैयारी कर ली, एक्स की। अब सेकेंडरी सर्किट, इस पे फोकस करें, ध्यान दीजिए बच्चे। सेकेंडरी सर्किट में ये दो पॉइंट है, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ठीक है, ओके। जो अननोन रजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज, जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस हमें नापना है, मेजर करना है, उसको हम कहाँ लगाते हैं, सेकेंडरी सर्किट में पॉइंट पी और क्यू के बीच पे लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं जरा ध्यान दीजिए, अभी लिखवा दूंगा, काम की बात है। अननोन पीडी और यू कैन से पीडी टू बी मेजर्ड। अननोन पीडी को कहाँ कनेक्ट करना होता है, इस मशीन में सेकेंडरी में पॉइंट पी और क्यू के बीच में कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट ऐसे करना है कि आपके अननोन पीडी का हाई पोटेंशियल इधर ही होना चाहिए और लो पोटेंशियल उधर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके कनेक्ट कर दिया। ध्यान दें, रिक्वायरमेंट इज, देख रहे हैं ऊपर, प्राइमरी का हाई पोटेंशियल कहाँ है, तो सेकेंडरी का हाई पोटेंशियल भी इधर होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने गलती से अननोन पीडी का लो पोटेंशियल इधर कनेक्ट कर दिया और हाई उधर कनेक्ट कर दिया, करते रहिए, रीडिंग नहीं आने वाला है, मेजरमेंट नहीं होने वाला है। मेक श्योर, रिक्वायरमेंट इज अपर फ्लोर का और लोअर फ्लोर का हाई पोटेंशियल सेम साइड होना चाहिए। उसका हाई पोटेंशियल इधर है ना, देखो। तो आपकी ड्यूटी है कि जब आप यहाँ अननोन पीडी कनेक्ट करेंगे मेजरमेंट कराने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अननोन पीडी का प्लस इधर होना चाहिए, माइनस उधर होना चाहिए। फिर भी अगर किसी नालायक को जिद है कि नहीं मैं तो इधर माइनस करूंगा उधर प्लस करूंगा, तो कर ले यार, तू समझे, कर ले भाई, तेरे को इतना जिद है कर ले। कुल मिला के मुद्दा ये नहीं कि प्लस इधर होना है कि उधर होना है, कुल मिला के ऊपर फ्लोर और नीचे फ्लोर का दोनों का प्लस साइड एक साइड होना है। सुन लिया सबने, इधर है तो इधर ही दोनों का प्लस होना है, उधर रखना चाहिए तो उधर ही दोनों का प्लस होना है। सुन लिया सब लोगों ने, चलिए। अब बेटा अननोन पीडी अपन ने मशीन में लगा दिया। अब ध्यान दीजिए यार, यहाँ पे रीडिंग वीडिंग नहीं आती है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वोल्ट मीटर में तो क्या होता है ना, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो वो सुई हिलेगा, अपन पढ़ेंगे अच्छा 2 वोल्ट 3 वोल्ट, उधर तो सिर्फ रीडिंग पढ़ना होता है। पोटेंशियोमीटर में रीडिंग वीडिंग खुद नहीं आती है, सारा काम सारा कष्ट खुद ही करना पड़ता है। बोले कैसे कष्ट, जो पीडी में आपको मेजर करने को दूंगा उसको आप सर्किट में आप ही लगाएंगे, और लगाने के बाद अभी तो सिर्फ मशीन में इंसर्ट हुआ है ये, अभी रीडिंग वीडिंग नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बच्चे, जो मेटेलिक कॉन्टेक्ट, इसको हम जोकिया मेटेलिक कॉन्टेक्ट या स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इस वायर पे स्लाइड करना शुरू करते हैं इसको, जैसे यहाँ टच किया, जीरो आया क्या, ऐसा करते रहेंगे, जीरो आया क्या, जब तक जीरो नहीं आएगा उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, करते करते मान लीजिए कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ टच किया और टच करते यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, अननोन पीडी लगा दिया। उसके बाद जो कि चला चला के क्या बैलेंस कंडीशन ढूंढना है, यस, जिस जगह जीरो आ गया है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। मान लेते हैं कि मामला स्मॉल एल पे सेट हो गया, कंफ्यूज मत हो जाना। स्मॉल एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, और कैपिटल एल क्या है, वायर की टोटल लेंथ है, कंफ्यूज मत हो जाना। स्मॉल एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, क्लियर। तो मान लेते हैं बच्चे जीरो रीडिंग कहाँ पे आया है, एल लेंथ पे मामला सेट हो गया, बैलेंस कंडीशन आ गया, तो इसको एल को क्या बोल दिया, बैलेंस लेंथ बोल दिया। अब नोटिस करिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे अपने मन से बना के कुछ डेटा बोल रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो यहाँ जीरो आ गया, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। जीरो आ गया मतलब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट नहीं, इसका मतलब क्या कह रहे हो, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, कम ऑन, ये पोटेंशियल सेम डिक्लेयर हो गया है। और हाँ, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल तो हमेशा सेम था, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट है कि डायरेक्ट वायर है, डायरेक्ट वायर है, तो बॉस इस टुकड़े का पोटेंशियल डिफरेंस और तुम्हारी अननोन चीज का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो रहा होगा, यस। फील करो यार, ये टुकड़ा और तुम्हारी अननोन चीज का, दोनों का इनिशियल पोटेंशियल तो हमेशा सेम था। इवन बैलेंस कंडीशन नहीं थी तब भी इनका इनिशियल पोटेंशियल सेम था, बैलेंस कंडीशन नहीं थी तब भी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो परमानेंटली सेम था। और जिस पल बैलेंस कंडीशन आ गया है उस पल क्या इस वायर के टुकड़ा का एंड पॉइंट का और तुम्हारे एंड पॉइंट का अभी पोटेंशियल सेम डिक्लेयर हो गया है। तो आई थिंक दोनों चीजों का इनिशियल पोटेंशियल सेम और दोनों चीजों का फाइनल पोटेंशियल सेम, तो बॉस इस टुकड़े का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई थिंक दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू दिस अननोन पीडी। तो यार अगर मैं कहीं से इस टुकड़े के वोल्टेज का जुगाड़ कर लाऊं, तो क्या वही मेरा अननोन पीडी हो जाएगा। अगर बैलेंस कंडीशन आ गई है तो बैलेंस कंडीशन हो क्या रहा है, इस तार के टुकड़े का वोल्टेज मेरे अननोन वोल्टेज के बराबर है। तो अगर मैं कहीं से तार के टुकड़े का वोल्टेज पकड़ लाऊं, तो फिर हम क्या कह देंगे कि जो तार के टुकड़े का वोल्टेज है वही हमारा अननोन वोल्टेज है। और बहुत तार के इस टुकड़े का वोल्टेज मैनेज करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, मैं बहुत सारी तैयारियां लगा के बैठा हूँ, यस। ये देखो, इफ बैलेंस लेंथ, मान लीजिए मामला एल पे सेट हुआ, डू यू नो इस वायर का वन लेंथ कितने वोल्टेज की इक्विवेलेंट था, एक्स, कम ऑन, एक्स वाज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यार इस वायर का वन लेंथ एक्स वोल्टेज की इक्विवेलेंट है, तो आज उसी वायर का, यस उसी वायर का क्या मैं कहूं वन लेंथ एक्स की इक्विवेलेंट लेंथ,
एक्सएल। तो बोलिए क्या मेरे पास इस वायर के टुकड़े का वोल्टेज अवेलेबल है? यस। वायर के टुकड़े का वोल्टेज हो रहा है एक्सएल, तो लॉजिकली मेरा अननोन पीडी भी हो रहा है एक्सएल, तो मैं कहूंगा वी अननोन दैट इज सिंपली एक्स इंटू एल। ये मेरा अननोन वोल्टेज इस तरह से आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अननोन पीडी भी आप ही मशीन में लगाओगे, जो कि चला चला के बैलेंस कंडीशन भी आप ही ढूंढोगे, रीडिंग वीडिंग नहीं आती, सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जो कि चला चला के प्रयास कर करके बैलेंस लेंथ भी आप ही ढूंढोगे, और बैलेंस लेंथ आने के बाद जब आंसर बताना होगा ना, तो एक्स और एल को मल्टीप्लाई भी आप ही करोगे, और एक्स और एल को मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स भी चाहिए एल भी चाहिए। एक्स कहां से आएगा? आएगा कि रेडीमेड रखा हुआ है? मैं तो काम ही बाद में शुरू करता हूँ, मेरी प्राइमरी की मदद से एक्स तो मेरी जिम में रखा हुआ है, तो एक्स तो मेरी जिम में रखा हुआ है, और एल क्या अभी अभी मैं बैलेंस पकड़ के लाया? तो बच्चे यूं समझिए कि आंसर देने के लिए मुझे दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक एक्स की तैयारी प्राइमरी ने करा दी थी, और आई थिंक बैलेंस लेंथ की तैयारी सेकेंडरी ने करा दी है। तो एक चीज उसने दिलवा दी, एक चीज ने दिलवा दी, एक्स इंटू एल करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और बोलूंगा ये लो भाई तुम्हारा आंसर आ गया। सुन लिया आपने? इस तरह से हमें अननोन पीडी मेजर करना पड़ता है। बताइए इसमें कुछ रीडिंग आया कि सारा काम खुद ही करना है? सारा काम खुद ही करना है। जो अननोन पीडी दूंगा भाई इसको नाप, उसको आप ही मशीन में लगाओगे, उसको फिर आप जो कि चला चला के बैलेंस लेंथ भी आप ही ढूंढोगे, और बैलेंस लेंथ जो भी आएगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई भी आप ही करोगे, तो फाइनल लग करके मेरे को आंसर दोगे कि हाँ यार ये आंसर आ रहा है। इस तरह से हम लोग सेकेंडरी सर्किट में अननोन पीडी लगाते हैं, और इस तरह से अननोन वोल्टेज की वैल्यू पकड़ते हैं। इस फोटो को कंप्लीट करें, मैंने पहले नहीं किया था, आपको दिखाते हुए करना था। नया फोटो मत बनाइए, उसी में चले जाए। मुझे आपको दिखाते हुए एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी थी, मैंने पहले नहीं बनाया, ठीक है? उसी में थोड़ा सा अपडेट करिए, कष्ट होगा तब भी करना है, कुछ ना लगा वो कष्ट हो रहा होगा तो भी करना है। बहुत बढ़िया, खींच दो फटाफट। बोलो बच्चे। इसमें अननोन पीडी वगैरह सब दिखा लेना, प्लस और माइनस भी जरूर दिखा लेना, हाँ ये सब बारीकियां हैं, इन्हीं पे सवाल बनते हैं। तो मैं बोलूंगा किस तरह के सवाल पूछते हैं। अभी जो हमने अननोन पीडी कैलकुलेट करना सीखा, इसको हाथों हाथ समझाने के लिए एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन, जस्ट एक आइडिया देने के लिए, ठीक है? लिख दें, इफ पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख दो, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 2.6 वोल्ट पर मीटर, 2.6 वोल्ट पर मीटर, if balance length for unknown PD, balance length for unknown PD is 3.2 meter, 3.2 meters, then unknown PD question mark, unknown PD question mark। लीजिए आंसर, जस्ट एक आइडिया दिया है, देखो एक्स तो रखा हुआ है मेरे पास, एक्स मैंने दे दिया आपको, और कोई अननोन पीडी किसी पर्टिकुलर लेंथ पे सेट हुआ वो मैंने आपको दे दिया, और आपने आंसर बना दिया। कर सकते हैं आंसर? v बराबर सिंपली x इंटू एल, 2.6 इंटू 3.2, कितना आ रहा है अप्रोक्स बोल दो ना? 8.8, 8.32, ठीक है, जो भी आ रहा है बच्चों का जस्ट मल्टीप्लाई करना है ना, कुछ भी नहीं। चलिए, ये था बच्चे सेकेंडरी सर्किट का रोल। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना, आपको मैंने पूरा वर्किंग समझा दिया, देखो ना, बातों बातें पूरा वर्किंग हो गया। प्राइमरी सम किसकी तैयारी करके बैठते हैं? एक्स की, और जो अननोन चीज ना आपने सेकेंडरी में लगाया, बैलेंस में ढूंढा, एक्स इंटू एल के, ये लो आंसर आ गया। मैं आपसे कह रहा था ना कि ईमानदार डी वैसे करंट चोरी नहीं करता है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ करंट कैसे चोरी नहीं कर रहा। देखो जरा, ये जो अननोन पीडी है, अगर, और ये यहाँ तक तो तुम्हारी मशीन है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक तो तुम्हारी मशीन है, यहाँ तक है ना, ये अननोन पीडी जिसको मुझे नापने को बोला, एक बार बताओ यार, तुमने बैलेंसिंग लेंथ कब उठाया? जब यहाँ जीरो था। यहाँ जीरो था, इसका मतलब क्या है? इस वायर में करंट था कि नहीं था? नहीं था। तो जरा सोचो यार, अगर ये मशीन तुम्हारी चीज में से करंट चोरी करता, तो करंट ऊपर कहां से जाता? हवा में से कि तार में से? तार में से। लेकिन आप कह रहे हैं तार में तो रीडिंग जीरो है, इसका मतलब बताइए, जब आपने बैलेंस लेंथ उठाया है एल, उस टाइम पे ये मशीन तुम्हारी चीज में से करंट चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एंड दैट इज द बेसिस ऑफ प्योर मेजरमेंट। अगर ये भी चोरी करता होता तो ये भी अच्छा पड़ता है, खराब पड़ता? खराब पड़ता।
तो ये अच्छा डिवाइस इसीलिए तो है, ये प्योर मेजरमेंट इसीलिए तो कर पा रहा है कि करंट चोरी नहीं करता है। अपनी किताबों में एक क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर बिहेव्स लाइक वोल्ट मीटर या आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मत बोल देना, इट बिहेव्स लाइक आइडियल वोल्ट मीटर। अपनी किताब में एक क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा। कारण, कारण इनफाइनाइट है, क्यों है इनफाइनाइट, किस सेंस में है, करंट चोरी नहीं कर रहा इस सेंस में। कभी कभी जैसे कि बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो कभी कभी कोई बच्चा मेरे पास आगे आर्गुमेंट करता है, बोले सर रेजिस्टेंस कैसे नाप लिया इसका, इनफाइनाइट कैसे। अरे इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं नापा है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट किस सेंस में बोला हुआ है कि ये तुम्हारी चीजों में से करंट चोरी नहीं कर रहा, उस सेंस में बोला हुआ है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। कोई इसका रेजिस्टेंस नापा थोड़ी कि इनफाइनाइट है कि क्या है, सेंस बोला है कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, ये आइडियल वोल्टमीटर की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए हमारे यहाँ से चोरी नहीं करता है, इसीलिए अच्छा पड़ता है इस दफे। तो ये था सेकेंडरी सर्किट की कहानी, ये भी खत्म ना। अगली कहानी, ध्यान दे बच्चे, कोई भी मशीन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़ते हैं तो आप जानते हैं उसके बारे में दो चीजें खास होती है, एक होता है रेंज, एक होता है सेंसिटिविटी। रेंज, जरा सोचिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, चाहे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, हम रेंज, रेंज मतलब हम जानना चाहते हैं ना कि ये मशीन कितना बड़े से बड़ा वैल्यू मेजर कर पाएगा, रेंज है ना। तो मान लीजिए वोल्ट मीटर है, तो मैं जानना चाहूंगा ना, ये बताओ कहां तक नाप देगा। उससे कोई पोटेंशियोमीटर मेरे पास है, तो मुझे ये जानने की इच्छा है कि बताइए वोल्ट मीटर, सॉरी सॉरी, ये पोटेंशियोमीटर कितने बड़े से बड़ा वोल्टेज नाप पाएगा। तो कितने बड़ी से बड़ी वैल्यू आप नाप पाओगे, टेक्निकली दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज, एंड मेक श्योर रेंज इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, रेंज इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। या और अच्छा बोल देता हूं, सुनो, और अच्छा सिखाता हूं आपको। बच्चे, जो रेंज होती है ना, वो कितनी होती है, वायर के वोल्टेज के बराबर। मैं समझाता हूं, किसी पोटेंशियल से आप अधिक से अधिक कितना बड़ा वोल्टेज नाप सकते हैं, दैट इज सिंपली तुम्हारे इस वायर के ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप आया है वहां तक नाप सकते हैं, उससे ऊपर जरा भी नहीं नाप पाएंगे। इसका कारण भी है, कारण भी है इसका, जरा सोचिए यार। मान लीजिए इस वायर के ऊपर मान लीजिए 5 वोल्ट है, मन से बोल रहा हूं, तो सोचिए मेरी अननोन जो चीज, आखिर मेजरमेंट कैसे हो रहा है, क्या वायर के वोल्टेज को इस वोल्टेज को कंपेयर कर रहे हैं ना आप लोग। तो मान लीजिए वायर के ऊपर 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट का मामला करने का सेट हो जाएगा, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट सेट हो जाएगा। पता लगा वायर, ये अननोन वोल्टेज 8 वोल्ट है, वायर के ऊपर तो 5 वोल्ट है और इसके ऊपर 8 वोल्ट है। तो जरा सोचिए, मैं जो कि चलाता रहूंगा चलाता रहूंगा चलाता रहूंगा, तार खत्म हो जाएगा लेकिन जीरो रीडिंग नहीं आएगी। क्योंकि मामला तो तब सेट होगा ना कि अगर ये 8 वोल्ट की चीज है तो तार की उस लंबाई पे सेट होगा जिसका वोल्टेज भी 8 वोल्ट हो। अगर ये चीज 8 वोल्ट की है बेटे, तो इसका मामला किस लेंथ पे सेट होगा, इसका मामला तार की उस लेंथ पे सेट होगा जिसका वोल्टेज भी ठीक 8 वोल्ट होता हो। अबे तुम्हारे तार पे टोटली 5 वोल्ट है, तो क्या होगा, मैं जो कि चलाऊंगा करते करते तार खत्म हो जाएगा लेकिन बैलेंस कंडीशन नहीं आएगी। और बैलेंस कंडीशन नहीं आएगी तो आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका हम समझ गए, फाइनल करते हैं। आप इस मशीन से केवल अधिक से अधिक उतना वोल्टेज नाप सकते हैं जो कि तार पे आया वोल्टेज। अगर तार के ऊपर 5 वोल्ट आया है बेटे, तो आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, 4.5 भी नप जाएगा, 4.9 भी नप जाएगा, 5 वोल्ट भी नप जाएगा, 5.1 भी नापना चाहा तो नपेगा कि नहीं नपेगा, नहीं नपेगा। इसका मतलब बात पक्की हो गई है आज की बात, रेंज इज सिंपली वायर का वोल्टेज, रेंज इज सिंपली वायर का वोल्टेज, ठीक है। इस बात को पूछने के बहुत सारे अलग अलग अंदाज हो सकते हैं हमारे। सुने, अभी आपको याद है, अभी अपन ने जो पहला सवाल किया था उसमें अपना वायर का वोल्टेज शायद आया था 0.1 वोल्ट। अभी अभी जस्ट कौन, हाँ, नहीं पूछता वायर का वोल्टेज, नहीं पूछता पोटेंशियल ग्रेडियंट, पता है क्या बोलूंगा, प्राइमरी की डिटेल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। तो चालाकी मारूंगा, तो अपन ने वीएबी अगर ये पता कर लिया, मैंने वीएबी पता कर लिया, मेरी मशीन का वीएबी ये है, चलो मैं समझ गया कि यहाँ तक नप जाएगा, तो इससे ऊपर नपेगा कि नहीं नपेगा। तो मैं बोलूंगा बताइए इनमें से कौन सा वोल्टेज नहीं नाप पाएंगे, मैं जानबूझ के 3 वैल्यू से नीचे की डाल दूंगा और एक वैल्यू से ऊपर की डाल दूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आप अपना वायर का वोल्टेज पकड़ लेना ताकि आप जान पाए आपकी डेडलाइन क्या है। तो इसके नीचे वाली तो सब नाप पाएंगे और इससे ऊपर वाली नहीं नाप पाएंगे, इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रेंज हो गया। और बच्चे रेंज वीएबी है, तो बोलो क्या मैं इसको एक्स इंटू एल लिख दूं, कौन सा एल, स्मॉल एल या कैपिटल एल। अरे भाई फुल वोल्टेज तो फुल लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा, तो बोलिए क्या मैं कह दूं रेंज प्रोपोर्शनल टू एक्स, रेंज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा रेंज, कम पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रेंज, ऐसा मुझे पता लग रहा है, ठीक है। एक शब्द होता है, एक टर्म होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, उसको लिखते हैं एस,
कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट, आजकल हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बातें कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो छोटी सी वैल्यू को भी, स्मॉल वैल्यू को भी पकड़ लेता है, मेजर कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे मानिए मेरे पास 2 मीटर है, ऐसे बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास 2 मीटर है, ये लो अमीटर 1 और अमीटर 2। ध्यान दीजिए बेटे, मैंने इसमें 0.1 करंट डाला और मैंने इसमें भी 0.1 करंट डाला, ठीक है। पता लगा तो 0 रीडिंग दे रहा है और ये 0.1 दिखा रहा है। तो 0.1 करंट डाल दिया और ये क्या बोल रहा है, करंट ही नहीं है। इसने कितना दिखाया, 0। तो बोलिए जो 0.1 करंट था ये उसको मेजर नहीं कर पाया। 0.1 करंट था वास्तव में, मैंने डाला है, और ये क्या बोल रहा है, 0 करंट। अरे 0.1 करंट आगे चला गया, इसको हवा ही नहीं लगी। तो बोलो ये सेंसिटिव है कि कम सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव। और 0.1 करंट को भी इसने बोला नहीं नहीं 0.1 करंट आ गया, क्या ये ज्यादा सेंसिटिव है? यस। तो सेंसिटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस इज, जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतना स्मॉल वैल्यू को भी पकड़ लेगा, स्मॉल वैल्यू को भी चेक कर लेगा, मेजर कर लेगा, दैट इज मोर सेंसिटिव। तो जो इंस्ट्रूमेंट है अपना पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का जो लॉजिक है, इसको आप याद कर लें, दैट इज 1/x। कम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ज्यादा सेंसिटिव, कम तो ज्यादा तो कम। तब जरा लॉजिक बात करते हैं। रेंज इज प्रोपोर्शनल टू एक्स और सेंसिटिव प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसका मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक्चुअली इसका डिटेल समझाने के लिए अभी 10-15 मिनट लग जाएगा, उसमें बहुत सारा, आप इसको याद करिए, है ना, प्रोपोर्शनल टू 1/x। अब मुझे बताइए, अगर आज मान लीजिए मैंने बाजार से एक पोटेंशियोमीटर खरीद लिया जिसका एक्स ज्यादा है, मैंने बाजार से एक पोटेंशियोमीटर खरीद लिया जिसका एक्स ज्यादा है, तो बताओ उसमें कौन सी क्वालिटी ज्यादा होगी, रेंज ज्यादा, लेकिन सेंसिटिव पुअर होगी उसकी। और सेंसिटिव पुअर इसका मतलब क्या हो गया, रेंज ज्यादा है, तो बड़े बड़े वोल्टेज नापने को दूंगा, रेंज ज्यादा तो नाप दोगे। और सेंसिटिव पुअर है, कभी छोटा वोल्टेज, चिन्ना सा वोल्टेज नापने को दे दिया तो नाप पाएंगे कि फंस जाएंगे? सेंसिटिव पुअर है हमारी मशीन, नहीं नाप पाएंगे। उल्टा करते हैं, मान लीजिए मैंने बाजार से कम एक्स वाला मशीन खरीदा, इसका एक्स बहुत कम था, एक्स बहुत कम था, तो सेंसिटिव सेंसिटिव बढ़िया है, लेकिन बदले में रेंज घटिया हो जाएगी। तो उस मशीन में क्या होगा, सेंसिटिव बढ़िया है, चिन्ह चिन्ह वोल्टेज नापने को दूंगा तो अच्छे से नाप दोगे। और रेंज घटिया है, कभी बड़ा वोल्टेज नापने को पकड़ा दिया तो नापेंगे, फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, कुछ लफड़ा होने वाला है। अगर एक्स ज्यादा है तो सिर्फ रेंज ज्यादा मिलेगी, और अगर एक्स कम है तो सिर्फ सेंसिटिव ज्यादा मिलेगी। आपको अपनी मशीन में क्या ज्यादा चाहिए, रेंज ज्यादा है, सेंसिटिव ज्यादा, या दोनों ज्यादा? दोनों ज्यादा क्यों ना, हम तो लालची लोग हैं, हमें दोनों प्रॉपर्टी चाहिए। नहीं, वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, अपने को एक से नहीं चलता है, अपने को दोनों प्रॉपर्टी बढ़िया चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एक ही मशीन से मैं बड़े से बड़ा वोल्टेज में नाप दूं और उसी से मैं छोटे छोटा, तो अगर बड़े से बड़ा वोल्टेज नापना है तो उसमें रेंज ज्यादा होनी चाहिए, और छोटे छोटा वोल्टेज नापना है तो उसमें सेंसिटिव ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई साहब, अगर एक्स ज्यादा हुआ तो एक चीज मिलेगी, एक्स कम हुआ तो एक चीज मिलेगी। अरे तो फिर कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि मेरी मशीन में एक्स वेरिएबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। तो ऐसा जुगाड़ कर लें कि जब चाहे जब एक्स को ज्यादा कर लें, जब चाहे एक्स को कम कर लें, और ऐसा जुगाड़ है। कम, सवाल बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रियोस्टेट इन योर प्राइमरी सर्किट? सोचिए, रियोस्टेट कम या ज्यादा करके क्या मैं अपनी मशीन का एक्स कम या ज्यादा कर सकता हूँ? और बच्चे, जब मुझे आप बड़ा वोल्टेज नापने का काम दोगे कभी, तो मुझे उस टाइम क्या चाहिए होगा, रेंज ज्यादा, तो अपनी मशीन का एक्स ज्यादा कर लूंगा। और कभी आपने मेरे को छोटा वोल्टेज नापने को दिया तो उस टाइम मुझे रेंज ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्या ज्यादा चाहिए, सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए। मैं देखूंगा इसने मेरे को छोटा वोल्टेज नापने को दिया, यानी कि मुझे मशीन को बहुत सेंसिटिव बनाना है। सेंसिटिव ज्यादा करने के लिए मैं अपना एक्स काफी कम कर लूंगा। तो देख रहे हैं, आर एच को वेरी करके मैं जब चाहूंगा जब एक्स को ज्यादा कर लूंगा, और जब चाहूंगा जब मैं एक्स को कम कर लूंगा, ताकि एक ही मशीन में क्या मैं दोनों के फायदे ले पाऊंगा। इस तरह से तो लिख लीजिए थोड़ा सा। रियोस्टेट इज यूज्ड इन प्राइमरी, रियोस्टेट इज यूज्ड इन प्राइमरी, रियोस्टेट यूज्ड इन प्राइमरी टू एडजस्ट एक्स, टू एडजस्ट एक्स, एक्स को एडजस्ट करने के लिए, टू एडजस्ट एक्स, है ना। तो चाहे तो आगे लिख दीजिए, एक्स बढ़ाएंगे बेटे तो क्या होगा, रेंज ज्यादा और सेंसिटिविटी कम। एक्स कम कर लेंगे तो रेंज कम और सेंसिटिविटी ज्यादा। क्या आप सहमत है मेरी बातों से? सबको बात समझ में आ गई है? चलिए, ये भी समझ में आ गया आपको। ये थी कौन सी बात, 4 बात ना, 5 बात। पांच बात। एक कार्यक्रम है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर।
एक प्रोग्राम है स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत लंबा स्पेलिंग है इसका, पोटेंशियोमीटर लिख दिया मैंने। बोलूं क्या? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, पहले तो स्टैंडर्ड लिखें फिर उसके बाद उसका आइजेशन करें। ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखा है बच्चे, ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके बारे में समझते बोले है क्या? एक लाइन लिखो। इट इज प्रोसेस टू फाइंड, it is process to find accurate x, accurate x, you know, potential gradient, accurate x by balancing a standard cell, by balancing a standard cell on potentiometer wire, standard cell on potentiometer wire। लिखा है बच्चों ने? आ जाओ, कुछ बात करता हूं मैं आपसे। वो बड़ा आसान है भाई, नाम इतना बड़ा है लेकिन एकदम आसान प्रोग्राम है। ध्यान दे बच्चों, अभी मैं आपको सिखा रहा था अननोन पीडी कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू एल करके, ये सिखा रहा था ना मैं, एक्स इंटू एल। और मैं एक्स की तैयारी किससे कर रहा था? प्राइमरी से। किससे कर रहा था मैं? प्राइमरी। याद है ना आपको? भी मैं बोल रहा था। हाँ, सब हो गया, मेरे को काम करना भी आ गया। लेकिन यार मुझे अभी भी पता लगा है ना कि प्राइमरी से जो एक्स तैयार होकर आता है ना, वो गड़बड़ होता है, वो प्योर एक्स ही नहीं होता है। यस, मुझे अभी भी पता लगा है कि जो प्राइमरी से एक्स निकालने की बातें कर रहे थे ना अभी हम लोग, प्राइमरी से भैया एक्स ले आना, उससे जो एक्स आता है ना यार, वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें एरर होती है। तो बॉस, अगर तुम्हारे एक्स में ही एरर होगी तो बोलिए तुम्हारा जो अननोन पीडी का आंसर आएगा कि प्योर होगा कि एरर होगी? सब गड़बड़ हो गया। हाँ, हमें काम करना आगे, लेकिन लफड़ा हो गया यार, मेरा तो एक्स ही गड़बड़ चल रहा है। अगर मेरा एक्स गड़बड़ होगा तो मेरा तो मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या चाहेंगे कि हम एक्स कैसा बनाएं, गड़बड़ की अच्छा वाला? तो बच्चों, अच्छा वाला एक्स बनाने का जो तरीका होता है, दैट तरीका इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, किसी के मन में आ रहा हो गड़बड़ क्यों है, वो भी सुन लो। तरह तरह के विचार आते हैं आपके मन में। यस, यू नो, अभी मैं कैसे बता रहा था, करंट निकाल लो। करंट के लिए मैं क्या कर रहा था? ई अपॉन, ये बता रहा था। फिर मैं वायर का उल्टा निकलवा रहा था, वी ए बी वाज आई इनटू आर। फिर उसके बाद फिर मैं एक्स बनवा रहा था, दैट वाज वी ए बी अपॉन एल। सुने सुने प्लीज। मैंने कहा प्राइमरी से करंट निकाल लेना। तुमने देखा, तुमने अपने मेन सब चीजें यहाँ पे यूज कर ली थी, लेकिन आपको पता होगा जब हम सर्किट बनाते हैं लैब में तो क्या कुछ कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं? वायर के टुकड़े यूज करते हैं लैब में, वो लाल पीले टुकड़े पड़े थे तार के, तो वो भी तो यूज करते हैं ना। तो तुमने यार अपने मेन तीनों रेजिस्टेंस तो यहाँ ले लिए, तुमने जो कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस था वो तुमने यहाँ शामिल किया कि नहीं? नहीं किया। क्या उनका वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है क्या? तो यार तुमने तो शामिल नहीं किया, तो बताओ बताओ, यहाँ से जो करंट कैलकुलेट होकर आएगा वो प्योर होगा या गड़बड़ है? मान रहे हैं मेरी बात? मान रहे हैं? तुमने अपनी सब चीजें ले ली, तुमने कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस यूज नहीं किया है, मगर वास्तव में भी कनेक्टिंग वायर में तो रेजिस्टेंस होता है ना। तो तुमने अगर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ से जो करंट कैलकुलेट होकर आएगा वो प्योर आएगा या गड़बड़ है? मानते हो आप करंट गड़बड़ है? बॉस, करंट गड़बड़ है तो बोलिए वायर का वोल्टेज जो निकल के आएगा वो प्योर है कि गड़बड़ है? वायर का वोल्टेज गड़बड़ है। और अगर वायर का वोल्टेज ही गड़बड़ है भाई साहब, तो बोलिए एक्स जो आएगा वो प्योर है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है। और अगर एक्स ही गड़बड़ है तो फिर तुम्हारा अननोन पीढ़ी का आंसर है वो भी प्योर है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है। सब गड़बड़ झाला चल रहा है, सब लफड़ा हो गया। और सारा लफड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मैं अच्छा एक्स नहीं बना पा रहा हूँ। तो फिर अगर हमें प्योर काम करना ही है तो फिर हमें अच्छा एक्स बनाने का कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढना चाहिए, एंड दैट जुगाड़ इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये कैसे है सुने बच्चों। हम क्या करते हैं सेकेंडरी में वो जगह जहां पर मैंने आपको अननोन पीढ़ी लगाने का बोला था, वहां हम क्या लगाते हैं? स्टैंडर्ड सेल। सेल नहीं बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड सेल। सेल तो सेल होता ही है। स्टैंडर्ड सेल को मैं ई नोट से दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड सेल का मतलब क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का सेल, एक बात। दूसरा, उसका ईएमएफ मुझे पहले से पता है। स्टैंडर्ड सेल मतलब अच्छी क्वालिटी का सेल। दूसरा, उसका ईएमएफ मुझे पहले से पता। यू नो, लैब में आप खेलते हैं डेनियल सेल। आप तो इधर सुन लो, अजीब से देख रहे बोले हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले हाँ डेनियल सेल आता था। हाँ सुनो बे, स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का सेल भी है और साथ ही उसका ईएमएफ मुझे पहले से पता है। तो देखो ना, मैं ई से नहीं दिखा रहा, कहते तो यहाँ लगा दिया। लगाने के बाद हम क्या करते हैं? सेकेंडरी में अननोन वाली जगह उसको लगा दिया, जो कि चला चला के इसका मामला सेट कर देते हैं।
मान ली इसका मामला एल नॉट पे सेट हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, तो बहुत अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ गया तो अभी क्या हो रहा होगा, क्या ई नॉट बराबर एक्सएल नॉट, इस वायर का वोल्टेज कितना है एक्सएल नॉट, और ये कितना है ई नॉट, और अगर आप कह रहे हो जीरो आ गया यहाँ पे, तो बॉस क्या हो रहा होगा, अभी ई नॉट बराबर ये हो रहा होगा, और हो रहा होगा तो बोलिए एक्स बराबर क्या ई नॉट बाय एल नॉट हो रहा होगा। तो ई नॉट तो मुझे पहले से पता है, स्टैंडर्ड सेल, और एल नॉट प्रैक्टिकल यहाँ से बैलेंस करके आ जाएगा, तो अगर मैं डिवाइड करके यहाँ से एक्स निकाल लूंगा तो ये एक्स प्योर एक्स रहेगा, बेटर एक्स रहेगा। तो यूं समझिए, एक्स आप प्राइमरी के सर्किट के सदस्यों की मदद से भी बना सकते हैं, और एक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और आज की बात दिमाग में बात होनी चाहिए, उधर से जो एक्स आता है वो थोड़ा सा एरर वाला होता है, और इधर से जो एक्स आता है वो एरर वाला है कि बेटर एक्स है, बेटर एक्स है वो एक्यूरेट एक्स है। तो बताइए, अच्छा वाला एक्स बनाने में मैंने किसकी हेल्प ली है, क्या स्टैंडर्ड सेल की? यस, बाय बैलेंसिंग स्टैंडर्ड सेल ऑन पोटेंशियोमीटर वायर मैंने अच्छा वाला एक्स बनाने की कोशिश की है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। वो लाइन पढ़ के देखिए, समझ में आएगा, प्लीज वो लाइन पढ़ें, कष्ट होगा तब भी पढ़ना है। कष्ट होगा तब भी पढ़ना है, समझ में आ रहा है वो लाइन, मैंने लिखा है क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और ये फोटो बना लीजिए, ये एक्स आ जाएगा। मैं थोड़ा जनरलाइज बोलता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किस तरह का। बोलो बच्चे। बोलू मैं, अब सुने, किसी भी बात को लेके आप कंफ्यूज ना हो, अब आप यूं समझिए चीजों को, थोड़ा सा अदर वे में समझाता हूं मैं आप लोगों को अलग तरीके से। आप जानते हैं ना अननोन पीरियड निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत है, एक्स इंटू एल, एक्स की जरूरत है। तो बच्चों आप इस सब चीज को यूं समझो यार, आज के बाद एक्स बनाने के आपको एक नहीं बल्कि दो तरीके आते हैं, इसको आप यूं लो, आज के बाद एक्स बनाने के आपको एक नहीं दो तरीके आते हैं, और दो तरीके कैसे, दो तरीके, कभी कभी कोई न्यूमेरिकल में मैं आपको प्राइमरी की कहानी सुनाऊंगा, इतना सेल ये है वो, जैसे अभी मैं सुना रहा था, तो आप एक्स वहां से बना लेना। और पता है कभी कभी सवाल की शुरुआत ऐसे होगी कि लिखना मत, जैसे 1.1 वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल 4.4 मीटर पे सेट हुआ है, 1.1 वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल 4.4 मीटर पे सेट हुआ है, तो बोलिए क्या एक्स यहां से बन जाएगा? यस। तो ध्यान दीजिए, आज के बाद आप एक्स बनाने के एक नहीं बल्कि दो मेथड जानते हैं, या तो प्राइमरी की डिटेल से आप एक्स बना लिया करेंगे, या स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस करके आप एक्स बना लिया करेंगे। मेक श्योर आपके न्यूमेरिकल में दोनों में से कोई एक ही डिटेल दी जाएगी, दोनों कभी भी नहीं दी जाएगी। तो अगर ये वाली डिटेल दी जाए तो यहां से एक्स बना लेना, और कभी कभी अगर सवाल में ये डिटेल दी जाए कि इतने वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल इतनी लेंथ पर सेट हुआ है, तो आप इससे एक्स बना लेना। ये बात हो रही है कि मन ही मन आप जानते हो कि ये वाला एक्स गड़बड़ है और ये वाला एक्स बेटर है। मुझे बताएंगे अगर आपको खुद को लैब में काम करना है तो आप किससे एक्स बनाएंगे, प्राइमरी से या स्टैंडर्डाइजेशन से? भाई अगर आप ही के हाथ में है तो ऑब्वियसली हम लोग अच्छा काम करना चाहेंगे। जब हम लोग लैब में पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं तो वहां पे किससे एक्स बनाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन से एक्स बनाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो आपके सामने आएंगे उसमें एक्स किससे बनाना वो आप तय नहीं करेंगे, उसमें एग्जामिनर के डेटा तय करेंगे। अगर उसने ये कहानी सुनाई तो यहाँ से एक्स बनाना, और ये कहानी सुनाई तो वहां से एक्स बनाना है। सुन लिया सब लोगों ने? ये था सारी जानकारी पोटेंशियोमीटर के बारे में। जानकारी खत्म, अब हम खेलेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। पोटेंशियोमीटर का पूरा वर्किंग हमने समझ लिया, समझ में आ गया सब लोगों को? तो पक्के समझ में आ गया ना? चलिए, अब पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम क्या क्या काम करवा सकते हैं उसके बारे में शुरू कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, हेडिंग बनाइए, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों जो पोटेंशियोमीटर आज आप पढ़ रहे हैं इसको यूज करके हम लोग चार पांच अलग अलग काम करा सकते हैं। वो चार पांच अलग अलग काम कौन से हैं, उनको कैसे कराना है, मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा। हर एक का डायग्राम बनाएंगे, हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में दो तीन सवाल भी करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले, ठीक है, ये हम काम करने जा रहे हैं। अभी एप्लीकेशन में तो मेरे को लगता है कि टाइम लग जाएगा। एप्लीकेशन पढ़ाने में टाइम ज्यादा लगेगा, 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो ऐसा करते हैं इधर उधर की कुछ बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्रिटिकल बातें बताता हूँ आपको, ठीक है।
अरे अजीब से क्या देखते हो तुम लोग। अभी मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, मुझे एप्लीकेशन पढ़ाने में आधा पौन घंटा चाहिए ना, तो अभी 5 मिनट में हो भी नहीं पाएगा। तो ठीक है, 5 मिनट बचे तो समय का सदुपयोग करते हैं। कुछ क्रिटिकल बातें बताता हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है। ये अपन कल शुरुआत कर देंगे ना इसके बारे में, सुने। तरह तरह की बातें बोलता हूँ आपको, जहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। ये तुम्हारा प्राइमरी था ना। देखो बच्चे, अगर कभी सवाल में प्राइमरी में कुछ भी नहीं बताया जाए कि कौन है कौन नहीं, तो आप मान के चलना वहाँ प्राइमरी में एकमात्र वायर अवेलेबल है, आर और आर एच को जीरो मानना। आर और आर एच को सबको क्या मानना, जीरो मानना। सुन रहे हैं मेरी भाषा, सुन रहे हैं? फिर सुन लीजिए, अगर आपके सवाल में आर या आर एच के बारे में कोई मैसेज कोई जानकारी नहीं आया है, तो आर और आर एच को कितना मानना, जीरो मानना। और अगर ये इतना समझते हैं आप जीरो मानना, ये बोला है आपने जीरो मानना, तो देखो फंसाते कैसे हैं। यस, जैसे मान लीजिए अभी आपके वायर का एक्स था, अच्छा मान लीजिए कोई भी नहीं है, तो बोलिए क्या पूरा वोल्टेज ई इसके नाम पे आ रहा होगा? एल, बोलिए एक्स कितना हो रहा होगा बेटे? मानते हैं आप इस बात को? यस। अब बताता हूँ मैं आपको, यस हम आपको कैसे फंसाएंगे, सुनिए। हम कभी बोलेंगे अगर ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया है, तो अब इसका एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का नया वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम रहेगा। यस, क्यों रहेगा, कारण समझिए। आर डैश को मैं 2R कर देता हूँ, चलो कमान। हाँ भाई, इसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया है, कर दिया है, लेकिन आज भी इसके ऊपर क्या पूरा ई वोल्टेज आएगा? इसका रेजिस्टेंस 2 ओम था कि 10 ओम था कि 100 ओम था? अगर ये इकलौता मेंबर है, सिंगल मेंबर है, तो बोलिए इसके ऊपर क्या ई वोल्ट आने वाला है? और ई वोल्ट आने वाला है, तो बताइए नया एक्सेस निकालूंगा, वोल्टेज आज भी कितना आएगा, ई। इसकी लेंथ आज भी कितनी है, एल। हाँ मैं मान रहा हूं कि आपने इसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया है, आपने कहा है, लेकिन मैं क्या करूं तुम्हारे रेजिस्टेंस का? बोलिए क्या कहूं आपसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सुन रहे हैं भाषा, सुन रहे हैं? और सुनिए, आओ, लेंथ डबल कर दिया है, कमान, come on come on, length of wire is doubled, come on, x dash। वोल्टेज अब ज्यादा आएगा कि वही आएगा? नहीं, लेंथ डबल कर दिया है, वोल्टेज। इट इज द केस ऑफ इकलौता, तो वोल्टेज तो वही आने वाला है ना। कुछ लोग अजीब से देख रहे हैं, समझते नहीं। इधर आओ बे, पहले मैं अपनी बात अपने हिसाब समझाता हूँ। सुनो बे, चला तुम समझते कम हो। देसी सुनो, अभी बत्ती चलेगी तुम्हारी, 10 वोल्ट। और मान लीजिए 2 सर्किट बोलूंगा, 10 वोल्ट, कमान। दिस इज 2 ओम एंड लेट इट इज 6 ओम। 10 वोल्ट किसको मिलेगा, इसको इसको कि बंटवारे? और मान लीजिए 2 ओम है, कौन 10 वोल्ट क्या पूरा इसी का है? यहाँ 10 वोल्ट इनमें बटेगा, और यहाँ 10 वोल्ट पूरा इसी का है। मानते हैं आप लोग? इसको ऐसा समझो ना यार, जैसे कोई आदमी को मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो उसका माल, माल। देखो चमक आगे चले, बोले कि हाँ ठीक है। हाँ हिसाब लगा रहे, बोले अपना क्या होगा, हाँ। कोई कोई आदमी को मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो क्या होगा उसका माल, किसको मिलेगा, एक को कि बंटवारा होगा? बंटवारा, किसी एक को दे दिया, झगड़ा हो जाएगा, बाकी लोग ऑब्जेक्शन कर। और मान लीजिए किसी आदमी को इकलौता है, इकलौता, कम ऑन, दिस इज द केस ऑफ इकलौता, बोलिए सारा माल, सारा माल इसी का है। और अब सुनो काम की बात, हाँ ये तो समझ में आता है सबको, काम की बात ये है भाई साहब की, अगर मैं, सोचिए अगर मैं 2 ओम की जगह इसको 3 ओम कर दूं, बोलिए बंटवारा वही होगा कि अलग होगा? यस, 3 ओम की जगह 4 ओम कर दो, बंटवारा वही होगा कि अलग होगा? अलग होगा। यानी कि जब बंटवारे होते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैटर करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैटर करती है। इधर आओ, ये 2 ओम है तो 10 वोल्ट इसको जाएगा, 3 ओम करता हूं, कमॉन, क्या पूरा 10 वोल्ट इसी को जाएगा? ये लो 100 ओम करता हूं इसको, क्या पूरा 10 वोल्ट इसी को जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया, वेन एवर इट इज केस ऑफ इकलौता, बोलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू मैटर करता है कि नहीं करता? इफ इट इज द केस ऑफ इकलौता, क्या सारा माल उसी का है? या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है बे। जरा सोचो ना, किसी आदमी को 2-3 बच्चे हैं, तो पिताजी जब माल देंगे, माल पैसा, तो पैसा देंगे तो क्या देखेंगे ना, कौन बच्चा अच्छा सुनता है, कौन बच्चा नालायक है, देखते हैं ना पिताजी, तो उसके हिसाब से पैसा कम ज्यादा दे सकते हैं। पर मान लीजिए किसी आदमी को इकलौता लड़का है, तो क्या होगा, वो नालायक है तो भी सारा माल उसी का है, और वो अच्छा है, पिताजी की खूब सुनता है, तो भी सारा माल उसी का है। समझे कि नहीं? तो वेन एवर इट इज द केस ऑफ इकलौता, पिताजी को चॉइस ही नहीं है। मान लो पिताजी उसे ना रहे, तो भी सारा पैसा उसी का है, और पिताजी उससे खुश हैं, तो भी सारा माल उसी का है। तो बोलिए, इकलौता के केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू मैटर करता है कि नहीं करता? और हाँ, ज्यादा ही केस में वैल्यू मैटर करता है। क्लियर? आ जाओ। इफ नथिंग इज सेड देन वायर इज इकलौता, नथिंग इज सेड देन वायर इज इकलौता, तो बोलिए सारा माल कैसी का है? यस। मैं आपसे कह रहा हूं, अब तो मैं और अलग तरह से पूछूंगा इन बातों को। मैं आपसे कह रहा हूं, वायर की थिकनेस डबल कर दी है, यस, एक्स का वैल्यू, जरा सोचिए, वायर की थिकनेस डबल कर दी है, तो रेजिस्टेंस वो रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। भाई थिकनेस डबल हुई, कमान, वायर का रेजिस्टेंस वो रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। लेकिन वायर का रेजिस्टेंस चेंज भी होने से
बोलिए आज भी इकलौता केस है ना, बोलिए क्या पूरा वोल्टेज उसी पे आएगा? तो बोलिए उसका एक्स डैश चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। बोलिए वायर की रेडियस डबल कर दी है, कमान, सेम रहेगा। वायर की रेडियस आधी कर दी है, वायर की लेंथ डबल कर दी है, लेंथ डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। वो रेजिस्टेंस डबल हो गया लेकिन उसकी वजह से आने वाले वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कमान, वायर की लेंथ डबल कर दी है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस डबल हो गया है, डबल हो गया होगा, लेकिन बोलो आने वाले वोल्टेज तो आज भी उतना ही है, लेकिन लेंथ डबल हो गई इस चक्कर में। बोलिए ये एक्स की ओर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो बताइए वेन एवर इट इज द केस ऑफ विकलता, वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मैटर नहीं करती है, और नहीं करती है तो अगर आप वायर को मोटा पतला करेंगे, वायर की रेडियस को कम ज्यादा करेंगे तो आपके एक्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप वायर की लेंथ को कम ज्यादा करेंगे तो वायर के एक्स के ऊपर असर पड़ेगा। वो सुन रहे हैं? मेरे वतन के लोगों, कुछ पता लग रहा है आपको ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ का भी बहुत अच्छा बात बता दिया आप लोगों को, हिसाब लगा लेना। हाँ बोले अब क्या हो सकता है? चलिए, तो एप्लीकेशन हम कल कर लेंगे। इस पे सवाल हम कैसे पूछते हैं, जरा वर्बली आंसर देंगे आप मुझे? बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? यस। एक पोटेंशियोमीटर का वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स है, ठीक है? इफ रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड, नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, कम होगा कि वही रहेगा? शाबाश, वही रहेगा। इफ रेडियस ऑफ वायर इज हाफ्ड, इफ मटेरियल ऑफ वायर इज चेंज्ड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मटेरियल ऑफ वायर चेंज करेंगे तो रो चेंज होगा। नालायक, रो रजिस्टिविटी, और रो चेंज होगा तो मैं स्वीकार करता हूँ कि आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। अरे होने दो, इकलौता मामला है तो बोलिए। हाँ, तो बोलिए क्या एक्स चेंज होगा या वही रहेगा? वायर की लेंथ को डबल कर दिया है, कौन? क्या आधा हो जाएगा? यस, क्योंकि आज भी वोल्टेज तो उतना ही आएगा भाई साहब, लेकिन आपकी लेंथ चेंज हुई है इसलिए आपके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरह के खूब सारे सवाल बुक्स में होते हैं, अच्छे से मैनेज करना है। एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।